Okay, so about 2 years back मीन्स आज से करीब 2 साल पहले हमारा सौभाग्य था कि हमने एक इंटरव्यू किया था, सेशन किया था माँ शीला के साथ। टू बी एग्जैक्ट 16 जून 2022। और आज हमारा दूसरा सौभाग्य हुआ है कि ओशो के एक और डायरेक्ट डिसाइपल हमारे साथ हैं, कबीर सर। आज 19 जून 2024, तो लाइक लगभग 2 साल बाद फिर से ये सौभाग्य मिला हमें। कबीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, मेरे व्यक्ति के लिए आप लाइक परिवार का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे को लाइक मेरे हिसाब से लाइक 4-5 साल से जानते हैं अब। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हीलिंग से लाइक उनको लाभ मिला है, मुझे खुद को मिला है। तो फॉर मी, हाँ, मेरे लिए तो आप परिवार का हिस्सा है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए लाइक जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं वगैरह, उन्हें अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो किस तरह से आप अपना परिचय कैसे देंगे? मतलब अपना हाँ, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। जी। तो मेरा परिचय तो बाहर के जगत का इतना सही है। मेरा जन्म 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में हुआ था। तब भारत का विभाजन हुआ था तब। तो 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था पाकिस्तान में। उसके बाद फिर हम जो है, मैं 2-3 दिन का था, 3 दिन का। मेरी मदर, वो पार्टीशन हुआ था, दंगे फसाद हम्म। होना शुरू हो गए। तो पाकिस्तान से हम लोग इंडिया में आ गए थे उस वक्त जो है। फिर अच्छा। यहाँ पर राजस्थान में रहे। राजस्थान में कुछ दिन रहने के बाद मेरे फादर फिर आगरा चले आए। आगरा में आकर के हम लोग रहे करीब 5-7 साल तक। मेरी प्राइमरी एजुकेशन आगरा में ही हुई थी, हम्म। स्कूलिंग। उसके बाद आगरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, एटा। तो मेरे फादर एटा चले गए थे काम धंधे के उसमें उसमें तो वो एटा चले गए, तो फिर मैं भी एटा चला गया। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन फिर एटे में, और इंटरमीडिएट वगैरह भी मेरा एटा में ही हुआ। अच्छा। उसके बाद मैंने आगरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन का हुआ। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मैंने ज्वाइन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेडियो टेप्स वगैरह इनका जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स काम मैंने चला गया। हम्म। उन्हीं दिनों मैं ओशो के टच में आया। पहले मैं विवेकानंद जी को पढ़ता था शुरू शुरू में। विवेकानंद में इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा। साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, लिटरेचर में, हाँ। मैगजीन्स में मैं पढ़। फिर 66 में मैंने ओशो की एक अपना साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग मैगजीन आया करती थी पहले। हाँ। उसमें एक बार ओशो का कोई आर्टिकल छपा था उसमें, आचार्य रजनीश के नाम से। तो जैसे ही मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, तो मुझे ऐसा एकदम जिस समय प्लग हो गया, मुझे लगा किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है। और उसके बाद फिर उनके मैगजीन में नहीं छपे वो आर्टिकल। में ढूंढता रहा, फिर काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर ओशो की पॉकेट बुक्स छपना शुरू हुई। हम्म। हिंद पॉकेट बुक्स में उनकी किताबें छपती थी। तो वो हम्म। फिर मैंने बुक्स धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। संभोग से समाधि उन दिनों छपी, लेकिन उन दिनों बहुत विरोध होता था। हम्म। छुप करके किताब खरीदनी पड़ती थी कि पता नहीं अच्छा। लोग क्या समझेंगे। संभोग से समाधि वाले हैं, वो लोग पढ़ रहे राइट। हैं, पता नहीं कैसे चरित्रहीन आदमी है क्या है। एज भी मेरी 25-26 के आसपास थी। लेकिन उसमें रस इतना था ओशो की वाणी में, उनके लेक्चर में, कि विवेकानंद जी के बाद में उनको भूल गया मैं। और मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया। ओशो को पढ़ते पढ़ते ऐसा रस लगा। फिर एक बार आचार्य रजनीश से उन्होंने भगवान रजनीश करके किताब आई उनकी बुक्स के ऊपर। ऑथर का नाम भगवान रजनीश आया। जब भगवान रजनीश किताब पे लिखा हुआ आया, तो मैंने उनकी बुक पढ़ना बंद कर दिया। मुझे राइट। लगा कि मैंने कहा इतने भगवान तो पहले ही हैं दुनिया में, अब ये राइट। भी एक और भगवान हो गए। तो भगवान की तो अपनी कल्पना ही अलग थी। भगवान शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है। ये एक लेक्चरर, एक प्रोफेसर कैसे भगवान हो सकते हैं? हम तो पुराने भगवानों से ही तंग हैं।
ये एक भाव था, तो मैंने उनकी किताब पढ़ना बंद कर दिया मैंने। राइट। मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रही, आपका जन्म का नाम क्या रहा है? मेरा कबीर जन्म सर का तो नाम हम था, जानते हैं। हाँ, जन्म का नाम मेरा केवल कृष्ण था। केवल केवल कृष्ण। कृष्ण। ओके। फिर तो वो लाइक 1965-66 में ओशो का पहला इंट्रोडक्शन हुआ आपको, हाँ, लाइक आचार्य फर्स्ट रजनीश से। इंट्रोडक्शन वहां ओके। से हुआ। राइट। सबसे फिर उनकी इम्पोर्टेंट बात किताब, ये जो आपने बोली, लाइक इसी पे हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे उनके आसपास बहुत सारी कंट्रोवर्सी हमेशा रही। ओके। लाइक ओशो के आसपास, और उस वक्त तो वो अपने चरम पे थे, लाइक 1960s 70s 80s, हाँ, ही वाज ऑन हिज पीक। वो तो उस टाइम में लाइक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। जैसे आपने बोला कि ये भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था कि अपने आप को कोई बंदा भगवान नाम यूज कर रहा है, भगवान श्री रजनीश। ओके। और आपके आपके आप में झिझक आई कि भाई लाइक ये बंदा, इस इंसान को मैं कैसे फॉलो करूं। ओके। आपको ये झिझक मन में आई। अब इस झिझक को आपने कैसे दूर किया, ये मेरे को जानना था। इस झिझक को हम कैसे, क्योंकि आज भी बहुत सारे लाइक नए नए लोग हैं जो ओशो में इंटरेस्टेड हैं, उनके लाइक रील्स देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनकी फिलोसफी को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो जब सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में सुनते हैं, ओके, कि ये भी कंट्रोवर्सी थी, ये भी कंट्रोवर्सी थी, ये सेक्स गुरु की इमेज, अब इसके बाद उस तरफ कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। ओके। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 2011 में पहली बार मैंने सर्च किया था ओशो गूगल पे, कि मैं मुझे लगा कि भाई ओशो नाम से भी कोई बंदा था, और उसके बारे में सर्च किया तो उनका विकिपीडिया पेज आया, पहली फोटो आई उनका मग शॉट, जो जब वो अरेस्ट हुए थे उनका मग शॉट, और मैंने उसी वक्त वो पेज बंद कर दिया था। ओके। मैंने पढ़ने की जरूरत भी नहीं समझी कि भाई इन्हें किस लिए अरेस्ट किया गया था। आई वॉज सो क्लोज्ड, मैं इतना बंद था अपने आप में। तो मैंने उसी वक्त उनका वो पेज बंद कर दिया, विकिपीडिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है ओशो को फॉलो करने में, कि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इसके बीच में वो जो नया बंदा है वो कैसे अपने आप को समर्पित करे ओशो के लिए, या ओशो की फिलॉसफी के लिए। आप जैसे आप में झिझक आई, अब आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? उसमें फिर ये हुआ समझिए कि ओशो ने मुझे टच तो कर ही लिया था, हम्म। माइंड को टच तो कर लिया था उन्होंने, और बुद्धि को टच किया था। तो फिर भी वो मुझे खींचते रहते थे कहीं ना कहीं कि उनको वापस कंटिन्यू करना है कहीं। लेकिन मैं छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था, एक किताब वहां थी, घाट भुलाना बाट बिन, उसका शीर्षक हम्म। था। तो मैंने यूं ही उसका पहला पन्ना पलट लिया, मैंने कहा, देख क्या है। तो उसमें था कि आग्रह नहीं निवेदन, ओशो का। उसमें हम्म। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा निवेदन है, आग्रह नहीं है। अब कोई व्यक्ति मुझको भगवान कहता है, कोई व्यक्ति मुझको शैतान कहता है, कोई आचार्य कहता है, मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं। जिसकी जो मौज हम्म। है वो कहे। तो मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ अपना निवेदन कर रहा हूँ, जिसको ठीक लगे, जिसको छुए, जिसको ठीक लगता है मेरे साथ चले। बाकी कोई आचार्य कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई आके मुझे शैतान भी कह के चला जाए, तो मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ उनके अंदर। वो उनका खेल है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। तो इस बात से मुझे अपील किया, मैंने कहा ओशो तो कह रहे हैं कि किसी को भगवान कहने की मौज है तो भगवान कहो, किसी को आचार्य कहना है तो भी ठीक है, कोई मुझे हम्म। एज ए फ्रेंडली लेता है तो भी ठीक है। तब फिर मैंने कहा कि ये तो ओशो भगवान अपने आप को नहीं कह रहे हैं, लोग अपनी श्रद्धा से कह रहे हैं, कोई तो उनको फ्रीडम है, वो कह सकते हैं। फिर मैंने उनको पढ़ना शुरू किया वापस। पढ़ते पढ़ते फिर स्वामी जी ऐसा हुआ कि मैंने उनको एक पत्र लिखा, और पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ समझ में आ गया था। इसको कहते हैं मेंटल एनलाइटनमेंट, एक तरह से जो मानसिक रूप से हम हम्म। समझ गए, कोशो जो कहना चाह रहे हैं हम सब समझ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उनको एक पत्र लिखा प्रेम से, एक इंग्लैंड लेटर था। और मैंने हमेशा पत्र, जैसे मेरी क्षणिकाएं होती हैं, आईक्यू होते हैं छोटे छोटे, मैंने पूरे पत्र में एक ही
शेर लिखा उनको। वो शेर था कि मजा क्या खाक आए ऐसे दूर रहकर जीने में, कि परवाना यहाँ तड़पे और जले शम्मा मदीने में। ये मैंने शेर लिख के उनको भेजा। तो नाइस। कुछ दिन बाद उनका जो है लेटर आया माँ योग लक्ष्मी का, कि आप जो है यहाँ पर आए, ध्यान करें, शिविर अटेंड करें, बस इतना उन्होंने कहा। तो फिर हम, मेरा मन इतनी दूर जाने का नहीं था। मैं यूपी में रहता था और बहुत दूर था पूना यूपी से, जो मैं कभी बाहर इतनी दूर गया भी नहीं था। और मेरे फादर का जो मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल था, जैसे कहते हैं बचपन से ही कंट्रोल रहता है, हम्म। मैं बहुत डरता था उनसे एक तरह से। हम्म। कुछ ऐसा, इस जो मैंने पत्र लिखा, थोड़े दिन बाद ऐसा ओशो ने चक्कर चलाया कि जो मेरी शॉप थी वो थोड़ी बाहर थी, जैसे होते हैं ना लोग, एनक्रोचमेंट वगैरह होते हैं वो। तो हम्म। एक दिन सुबह मैं पहुंचा तो पता लगा कि वो म्यूनिसपैलिटी वाले आए और बुलडोजर से सारा वो साफ करके चले गए, सारा एरिया। और मैं बिल्कुल एक तरह से बेरोजगार। तो मैंने राइट। कहा, जमीन हिल गई पूरी। वो हम्म। साक्षी भाव वगैरह, वो जो मेंटल एनलाइटनमेंट था, वो ओशो ने नीचे से जमीन खींच ली। इस हम्म। तरह उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मुझे लगा यार एक बार इस आदमी से मिलना चाहिए, वरना बिना मिले रह जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अब पता नहीं कहाँ जाना पड़े, आगरा जाऊं, कहाँ जाऊं, किसी दूसरे शहर में जाके काम करूं। 3 बच्चे थे, वाइफ थी, एकदम जैसे भूकंप आ गया लाइफ में। तो हम्म। एक बार मैंने सोचा ओशो से मिल के आते हैं एक बार। हम्म। और मैं कोशिश करूंगा, ओशो से बात करूंगा, अगर वो मुझे अपने यहाँ रख लेते हैं, अपने यहाँ शामिल कर लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो मैं वहीं रह जाऊंगा उनके पास ही, इस बात से। हम्म। तो मैं गया वहाँ ओशो से मिलने के लिए। हम्म। पहले दिन जब मैं ओशो के लेक्चर जो था, मैं 10 मई को गया था, वहाँ शिविर था 10 दिन का। ओशो के शिविर 10 दिन के होते थे। तो मैं वहाँ गया। तो पहले दिन जब मैंने ओशो का लेक्चर मैंने अटेंड किया, उनके दर्शन किए फिजिकली, तो हम्म। मुझे जो पहला जो मेरे अंदर ख्याल आया वो ये आया कि मैं इतनी दूर बेकार आया। ओशो का हम्म। वो जो सिंपल सा गाउन पहने हुए, वाइट गाउन, हाथ जोड़े हुए, एक सांवला सा आदमी, सफेद हम्म। दाढ़ी और गंजे से। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे लगा मैं इतनी दूर बेकार आया। मैं तो भगवान समझ के आया था, यहाँ पर भगवान होंगे, उनका हो रहा होगा, पता नहीं क्या होंगे वो। और बिल्कुल सिंपल आदमी। चलो मैंने कहा आ गए हैं तो आ गए हैं। तो फिर उनका लेक्चर था, अटेंड किया। लेकिन उनके आसपास का जो पूरा माहौल था वो इतना डिवाइन था। हमें डिवाइन का भी पता नहीं था डिवाइन होता क्या एक्चुअली। लेकिन वहां हम्म। उसका एनर्जी फील्ड में जाके पता चला कि बिल्कुल जैसे नो माइंड में, पूरी प्रकृति जैसे एक अलग ही दुनिया हो वहां की, जो अलग ही वाइब्रेशंस बिल्कुल। जो भी लोग वहां घूम रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था बिल्कुल। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़ियों की चहचहाहट, कोयल की कुहू कुहू, ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरे लोक में प्रवेश कर गया हूँ। फिर ओशो का लेक्चर था, लेक्चर सुना। लेक्चर बहुत अच्छा लगा फर्स्ट डे का। फिर मेरे अंदर मैं सोचा मैं कुछ क्वेश्चन पूछना था ओशो से। मैं गया तो उनसे बातचीत करने था, क्वेश्चन पूछना था। लेकिन उन्होंने कहा आप टॉकिंग दर्शन तो इवनिंग में होते हैं, ओशो से हम्म। आप लेक्चर में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन लिख के डालिए और सेकंड डे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ऑफिस गया लक्ष्मी के पास। वहाँ एक क्वेश्चन पेपर पेपर रखा रहता था, पेन रखा रहता था, पास में क्वेश्चन बॉक्स था। तो मैंने कहा चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं मन में जो। तो हम्म। जैसे ही मैंने वो ब्लैंक पेपर उठाया क्वेश्चन लिखने के लिए, उस वाइट पेपर को देखते ही मेरा पूरा जो बीइंग है वो ब्लैंक हो गया मेरा। हम्म। वो वाइट पेपर एज ए क्वेश्चन की तरह मेरे सामने खड़ा हो गया। ये क्या है, ये वाइटनेस, ये मतलब एकदम ब्लैंक हो गया। पेन उठाया हाथ में तो पेन एकदम क्वेश्चन मार्क में चेंज हो गया, ये क्या है। मैंने पेपर वहीं रख दिया, पेन भी वहीं रख दिया। और हम्म। उसी ब्लैंक अवस्था में मैं लेक्चर में मैं सुबह गया।
तो जाते हुए ओशो के लाउड से गेट से पूना में अंदर जाते हैं, राइट को मुड़ के, और आगे ही फिर उनका लेक्चर की वो जगह थी, वहां बैठते थे हम लोग। ओशो आते थे, पहले सब लोग बैठ जाते थे, फिर ओशो आते थे, लेक्चर स्टार्ट होता था। तो उस गैलरी के अंदर दोनों तरफ पौधे लगे हुए थे, फूलों के पौधे लगे थे, उनके बीच में से होके हम जाया करते थे। तो अचानक मेरा हाथ बढ़ा और एक फूल व्हाइट कलर का था, वो मैंने तोड़ लिया। मैंने कहा ओशो से यही पूछ लूंगा ये क्या है, ये मेरे मन में आया उस ब्लैंकनेस में, वो पूछ लूंगा। मैं पीछे जाके बैठ गया, मैं सबसे लास्ट में वहां बैठा, मैं जहाँ उसके बाद नीचे पौधे वगैरह लगे होते हैं, जमीन शुरू होती है, मार्बल का पूरा वो फर्श, लास्ट में ही बैठा। वहां बैठने के बाद जैसे ही ओशो आए, उनका लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो मैंने वो जो फूल था मेरा, वो मैंने ओशो की तरफ ऐसे किया साइलेंस, और मैंने ओशो से पूछा ये क्या है। और ओशो बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने अचानक मेरी ओर देखा, और मेरे हाथ में साइलेंस में वो क्वेश्चन था कि ये क्या है। अचानक मेरी नाभि के नीचे से धक 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 एनर्जी उठी अंदर से, मैं रोक नहीं पाया उस एनर्जी को, बहुत तेज एनर्जी थी, भूकंप की तरह उठी मेरे अंदर से, और मेरे विशुद्ध चक्रा से होते हुए मेरे कंठ से चीख निकली, वहां पर लेक्चर के अंदर जोर से चीख निकली, और मैं पीछे गिर गया, मैं उसके पीछे फील्ड में। फिर वो गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, लेक्चर में तो बिल्कुल ही साइलेंस रहता है। वो लोग आए, उन्होंने मुझे ऐसे करके बाहों से और पैरों से उठाया, और वो मुझे बाहर ले जाके उन्होंने एक शिला पे लेटा दिया पार्क में। काफी देर तक मेरी हालत बड़ी वैसी रही, अजीब सी रही, और वो फूल मेरे हाथ से वहां गिर गया, वहीं गिर गया कहीं पर। लेकिन वो जो फूल मेरे हाथ में था, मुझे ऐसा लगा उस फूल के अंदर से हजार पंखड़ियां ऐसे करके खुल रही, ऐसे करके ऐसे। उस पंखड़ियों के खुलने के साथ ही मेरी नाभि के अंदर से उस एनर्जी का उठना, मेरे मुंह से चीखों के रूप में बाहर निकल जाना उस एनर्जी का, और उनका मुझे बाहर लेके जाना। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया, तो मुझे सबसे पहले ख्याल ये आया कि जिस मीडियम से मुझ पर यह शक्तिपात हुआ है, उस मीडियम को पकड़ा जाए। क्यों, ओशो ने कहीं कहा था कि मीडियम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस मीडियम के द्वारा शक्तिपात होता है। तो मैं गेट पर गया, वहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अंदर जाना है, वहाँ लेक्चर की जगह पे वहाँ जाना है, 1 मिनट के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, क्या काम है आपको। मैंने कहा मेरी कोई चीज वहाँ गिर गई है, मैं लेके आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या गिर गया है। अब मैं उनको ये समझाऊं क्या गिर गया है, कैसे हुआ, वो तो बात ही मतलब अलग थी, वो सेंस ही नहीं था। तो मैंने उनसे कहा मैं कुछ गिर गया है, मैं अभी लेके आता हूँ 1 मिनट में। तो वो मुझे रोकते रहे, मैं भागा उसकी तरफ से, ज्यादा दूर नहीं था, 25-30 फुट ही दूर था। मैंने कहा भाग के मैं ले आता हूँ। वो मेरे पीछे भागे, उन्होंने मुझे ऐसे करके बाहों में पकड़ लिया गार्ड्स ने, और मुझे बाहर लेके आए। बोले आप क्यों भागे। मैंने कहा मेरी कोई चीज गिर गई। उन्होंने कहा आपकी चीज वहीं पड़ी रहेगी, जहाँ है, कितनी भी कीमती है वहीं पड़ी रहेगी, आप कल ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल ले लूंगा वहां से, मैं कलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं बाहर आ गया। दूसरे दिन सुबह मैं पहुंचा लाउड से गेट पे सुनने के लिए लेक्चर, सेकंड डे। तो जो गार्ड से उन्होंने मुझे कहा कि आपको माँ लक्ष्मी ने बुलाया है, आपको अलाउ नहीं किया है लेक्चर में आने के लिए, आप माँ लक्ष्मी से मिलिए पहले। तो फिर 11 बजे माँ लक्ष्मी ऑफिस में बैठती थी, मैं उनके पास गई। मैंने कहा माँ वो मुझे आज अलाउ नहीं किया। बोले आपसे मिलिए। तो एक दिन पहले जो लक्ष्मी ऐसी देवी जैसी लग रही थी, इतनी डिवाइन, इतनी मदर एनर्जी से बड़े प्यार से बात कर रही थी, दूसरे दिन जैसे ही मैं गया, वो एकदम रो कर देखा। अब तुम क्यों भागे वहां पर ओशो की तरफ, और ऐसे कि भागते हैं, ओशो को खतरा है, हम उनको बचा के बैठे हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लोग 12 बजे भाग के आ जाते हैं, अंदर दीवार फांद के अंदर आते हैं, बहुत गलत बात है, तुम क्यों भागे। और ओशो को खतरा है तुम। अरे मैंने कहा माँ क्या बात कर रही हो, मुझसे और ओशो को खतरा। तो मैंने कहा मैं आज ही आश्रम छोड़ देता हूँ, अगर मुझसे उनको खतरा है, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं आश्रम छोड़ देता हूँ। और मैंने आश्रम बाहर आकर मैंने अपना रिफंड लिया वहां से, और 8 दिन का उन्होंने कर दिया। और मैं बड़ी मस्ती में, उस शक्तिपात की स्वामी जी ऐसी अवस्था थी मेरी कि जैसे कोई LSD या चरस ली हुई हो या गांजा खाया हुआ हो,
आंख खाई हुई हो, हर चीज नहाई नहाई सी, पूरी दुनिया बदल गई, अंदर और बाहर का कोई फर्क ही नहीं। और मुझे ये लगता था कि ये पक्षी जो चहचहा रहे हैं, जो कोयल बोल रही है, ये बाहर बोल रही है या मेरे अंदर बोल रही है, ये सृष्टि बाहर है या मेरे अंदर। और वो जो शक्तिपात हुआ उस टाइम पे जो ओशो को मैं देख रहा था, तो ओशो वहां चेयर के ऊपर जो है ना गायब हो गए वहां से। ओशो को देखते देखते वहां एक बहुत बड़ा प्रकाश पुंज, लाइट का एक गोला वहां पर मुझे दिखाई दिया। उस गोले में मुझको एक तो रामकृष्ण परमहंस के दिखाई दी, मुझे ऐसे रामकृष्ण परमहंस की रोशनी दिखाई दी, उनका फिगर दिखाई दिया मुझको, फेस दिखाई रामकृष्ण दिया परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का, उसके अंदर यूं करके उस लाइट के उसके अंदर। और सेकंड मुझे उसमें जीसस का दिखाई दिया, उसमें ऐसे करके मूव करता हुआ। और जब तक थर्ड आए उसके अंदर कोई फेस बने, तब तक तो मेरे धक धक होकर के सारी एनर्जी मेरे अंदर से बाहर निकली, शक्ति बात होकर मैं गिर गया। ये था एक्सपीरियंस मेरा। और उसके बाद पूरी जो मैं ट्रेन में आया तो एक अलग ही दुनिया में, मुझे ट्रेन का पता ही नहीं चल रहा था, मुझे लग रहा था मैं पूना से बाहर ही नहीं निकला, मैं वहीं हूँ। कोई शोर मुझे टच नहीं कर रहा था, कोई चीज मुझे टच नहीं कर रही थी, बिल्कुल एकदम मैं पिन ड्रॉप साइलेंस में, नो माइंड में, ऐसी अवस्था में मैं वहां से वापस आया। तो बड़ा अच्छा अनुभव था शक्तिपात का उनके द्वारा। फिर मैं संन्यास लेने गया दोबारा। अच्छा। मैं दूसरी बार मैं गया तो मैं फिर उनसे मिलने गया साल भर के बाद। तो माँ लक्ष्मी नहीं थी वहां पर, स्वामी आनंद मोहम्मद थे वहां पर ऑफिस में। तो मैंने वो अटेंड वगैरह किया कैंप। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मुझे ओशो से बात करनी है, मुझे टॉकिंग दर्शन चाहिए। तो उन्होंने कहा ओशो से टॉकिंग दर्शन के लिए संन्यास कंपलसरी है, संन्यास लेना है तो ही बात कर सकते हो, बिना संन्यास के आपको जो पूछना है आप क्वेश्चन बॉक्स में डाल दो, बात करनी है तो आपको संन्यास अनिवार्य है, लेना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा संन्यास मैंने कभी लिया नहीं, मुझे पता नहीं संन्यास क्या होता है, मैं कैसे संन्यास ले लूं, मुझे पता ही नहीं, आप मुझे जाने दो, मैं उनके सामने जाता हूँ, फिर वहां संन्यास घट जाएगा तो घट जाएगा। तो बोले नहीं, संन्यास आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा संन्यास का मुझे पता नहीं। बोले हम लोग इतने लोग लेके घूम रहे हैं, इतने लोग घूम रहे हैं, देख लो आप भी ले लो। मेरे मुंह से निकला आप लोग गलत हो सकते हैं, मैं आपको देख के क्यों ले लूंगा संन्यास, आप मुझे जाने दो। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा स्वामी जी संन्यास जहर है, आग है, आप में हिम्मत है तो आप ले लो। और जिस भरोसे पे आप इतनी दूर आए हो ओशो से मिलने के लिए, उसी भरोसे पे आपको आग में कूदना है तो कूद जाओ, और नहीं अपने घर जाओ। वो बात अपील करके मैंने कहा आग है तो कूदें, जहर है तो पिए। तो मैंने कहा ठीक। फिर उन्होंने कहा संन्यास ले लो, पसंद नहीं आए बाहर आके वापस कर देना, ओशो का संन्यास तो बहुत ईजी है, ऐसा तो है नहीं कि गले पड़ गए। तो वो भी उन्होंने कहा जब सब पसंद नहीं आए वापस ले देना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। शाम को 6 बजे उन्होंने टाइम दे दिया संन्यास का, और मैं बाहर निकला तो पीछे से एक माँ आई लौट करके मेरे पीछे पीछे। माँ योग शक्ति थी। स्वामी जी आप आज से ही गैरिक वस्त्र पहनना शुरू कर दी, आज से ही, अभी से ही। अब मैं तो गैरिक वस्त्र लेके गया नहीं था, संन्यास का कोई भाव ही नहीं था। तो मैं जहाँ रुका हुआ था वहां पहुंचा, मैंने कहा यार संन्यास का उसको लेना है। तो एक स्वामी जी बैठे, उन्होंने कहा स्वामी जी मैं 2 जोड़े लेके आया हूँ नए, ये लीजिए आप पहन लीजिए और संन्यास ले लीजिए। तो गैरिक वस्त्र मुझे दे दिए। मैं शाम को ओशो के सामने, तो ओशो के सामने जाके मैं बैठा मैं, तो ओशो ने सीधा मुझसे ये पूछा कि बाड़मेर में क्या कर रहे हो, सीधा पूछा मुझसे। जबकि अच्छा। बाड़मेर का मैंने एड्रेस नहीं दिया था, ये सिर्फ मुझे ही पता था, मैं टेम्परेरी था बाड़मेर में। एड्रेस मैंने आश्रम में एटा का दिया था, मैं आगरा से उधर से आया तो मैंने वही लिखा था, परमानेंट एड्रेस का वो था, बाड़मेर का कोई पता नहीं। ओशो ने सीधा मुझसे पूछा बाड़मेर में क्या कर रहे हो? ये सुनते ही मैं एकदम नो माइंड में चला गया, साइलेंस में।
मैंने ओशो से कहा, प्रभु आपको सब पता है, और अब इस मीटिंग में मुझे क्यों नंगा कर रहे हो? मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताऊं, शेयर करूं, किस लिए आया हूं, क्या मेरी समस्याएं हैं। मैं साइलेंस में चला गया। मैंने कहा आपको सब पता है, ये मैंने साइलेंस में उनसे कहा। फिर उन्होंने कहा ऊपर देखो। मैंने ओशो की ओर देखा, उनकी आंखों में मैंने मुश्किल से 1.5 या 2 सेकंड देखा होगा समय। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सैकड़ों किलोमीटर गहरी खाई के अंदर में देख रहा हूँ। एकदम उनकी रेड आईज और एक अनलिमिटेड एबिस होती है ना, खाई जैसी होती है, खड्डा है। राइट। मैं 1 सेकंड नहीं देख पाया, मैं नजर झुका ली मैंने। फिर ओशो ने मुझे और 1-2 क्वेश्चन पूछे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आपको सब पता है। साइलेंस में ही कम्युनिकेशन हो गया। फिर उन्होंने टच किया, माला डाली गले में, स्वामी कृष्ण कबीर नाम दिया। फिर बोले कि चिंता मत करो, बहुत कुछ घटित होगा जीवन में। मैंने कहा ठीक है, अब जो संन्यास लेके मैं बाहर आया। और नशे की तो आप पूछो ही मत। मतलब अनिर्वचनीय है आज तक। मतलब कभी मैं उसको अगर मैं दोहराता भी हूँ ना, उस फेज में पहुंच जाता हूँ मैं वापस। फिर जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी। मैंने अपने बाहर में जाके काम वगैरह भी किया, ये चलता रहा। ओशो से मिलना होता रहा, जाते रहे आते रहे। फिर दूसरे दिन ओशो ने अपने लेक्चर में कहा ये, मैंने उनसे साइलेंस में पूछा था। ओशो ने मुझे साइलेंस में ही सब कुछ कहा था। जो आसपास बैठे हुए थे वो लोग भी ताज्जुब कर रहे थे, ओशो पूछ रहे हैं और ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और मैंने सिर्फ ओशो का पैर का अंगूठा छुआ धीरे से। मैंने बहुत स्लो मोशन में मैंने ओशो का चरण स्पर्श करने के लिए, बहुत स्लो मोशन में। तो जो पास में जो गार्ड जो बैठा हुआ था शिवा, वो एकदम उस मुद्रा में आ गया कि मामला क्या है, हमला हमला ही कर दो। वो एकदम उस कराटे की मुद्रा में आ गया वो। मैंने ओशो के अंगूठे को छुआ समझ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो उंगली है वो ओशो के अंगूठे के आर पार चली जाएगी। इतना ट्रांसपेरेंट था वो, एनर्जेटिक, इतना ट्रांसपेरेंट था वो अंगूठा भी। जैसे छोटे बच्चे का अंगूठा, गर्भ से बाहर निकले हुए बच्चे का गुलाबी पैर, इतना ट्रांसपेरेंट। मैंने बहुत धीरे से सिर्फ अंगूठा छुआ उनका, और फिर उन्होंने संन्यास लिया। फिर मैं आ गया बाहर। तो ये तो रही ओशो से संन्यास की यात्रा अपनी, बहुत सुंदर यात्रा रही। उसके बाद फिर आप पूछिए, बताते हैं जो भी आपका क्वेश्चन। तो इसमें लाइक जो जो मैं पूछ रहा था लाइक कि कंट्रोवर्सीज के टाइम पे अगर किसी के दिमाग में आ रहे तो यू हैव नो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय लाइक थोड़ा चांस ऑप्शन है देने स्वामी के। जी, ऑप्शन ये है, अगर ओशो ने आपके हार्ट को टच कर लिया है या आपके डीप अनकॉन्शियस को टच कर लिया है, तो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी कंट्रोवर्सीज आपको हावी नहीं होंगी आपके, कभी नहीं होंगी। आपका हार्ट सदा ओशो की सुनेगा। वो कहेगा ओशो इज राइट और आई एम राइट। आपको अपने दिल पे भरोसा रहे, आपको लगेगा कि मैं सही हूँ और मैं राइट ट्रैक पर हूँ। क्योंकि सोसाइटी के पास ओशो के बारे में कहने के लिए सिवाय नेगेटिविटी के और कुछ भी नहीं था। राइट। और ओशो के पास शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था। तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाएं या हम ओशो की पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, मतलब क्लियर ये पता चलता। राइट, ये हार्ट और माइंड के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, हमें हार्ट की सुनना पड़ेगी, माइंड को साइड में हमेशा रखना। हार्ट को फॉलो कीजिए, हार्ट इज हम्म। ऑलवेज राइट। हम्म। और माइंड में भी अगर आप ओशो से एक बार जुड़ गए हो और किसी दूसरों के कहने से या किसी और लोगों से होने से आप कंफ्यूज होकर के आप ओशो को छोड़ भी दोगे तो आप छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपको डीपली टच किया है ओशो ने, फिर आपको ओशो के पास आना ही पड़ेगा। राइट। ओके। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि सारी दुनिया भी अगर कहे कि ओशो गलत है, तो मुझे लगता है सारी दुनिया गलत है, मैं ओशो के साथ खड़ा हूँ। मैं अकेला ओशो के साथ खड़ा होने के लिए राजी हूँ मैं। राइट। सारी दुनिया छोड़, ये राइट। फीलिंग वो इतनी स्ट्रांग होती है। या वो मैं भी लाइक महसूस कर सकता हूँ उसमें, लाइक कुछ नहीं। और ये जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, इट इज लाइक
the best thing we could have heard. पूरा जो एक्सपीरियंस है आपका, लाइक ओशो से मिलना, और लाइक दूसरा लाइक पहला एक्सपीरियंस वहां पे लाइक शक्तिपात का, फिर आपका जो संन्यास का, मीन्स आप आज भी लाइक शायद 50 साल हो गए इस बात को। हाँ, मैं 78 में लिया था मैंने। राइट। 24 में, करीब 40 से ऊपर हो तो गया, 40, मतलब 45, 45 46 हो इयर्स गया। हो गए, 45 इयर्स के बाद भी आज आप बात कर रहे हो, आप इमोशनल फील कर रहे हो उस इवेंट को लेके। तो ये सोचा जा सकता है कि उस टाइम पे आपने क्या फील किया होगा, क्या इंटेंसिटी रही होगी। ओके। अगर 45 साल के बाद भी अगर हम उसी लाइक इमोशनल फीलिंग के साथ बात कर रहे हैं, मतलब उस टाइम पे तो आप लाइक एक अलग ही दुनिया में, जैसे आप बोल रहे थे कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। बिल्कुल ओके, अलग। शक्तिपात और संन्यास के बाद। राइट। अच्छा, दूसरे दिन ओशो ने लेक्चर में कहा ही है, हम्म। दूसरे ओशो ने ये कहा कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझसे साइलेंस में पूछते हैं और हम्म। मैं उन्हें साइलेंस में उत्तर देता हूँ। हम्म। लेक्चर में कहा दूसरे दिन। तो तो उन्होंने आप ये मुझे कहा, बताया, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, तो उन्होंने लेक्चर में ये कहा कि यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझसे मौन में सवाल पूछते हैं, उन्हें मैं मौन में उत्तर देता हूँ, मुझे बोलने की भी हम्म। जरूरत नहीं। और मेरा सारा प्रयास ये है कि मेरे सन्यासियों से मेरा मौन में कांटेक्ट हो जाए, हम्म। क्योंकि ये कांटेक्ट मेरी देश छोड़ने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। हम्म। अगर मुझसे मौन में आपका क्वेश्चन आंसर होने लगे, कांटेक्ट हो गया है, तो मेरे देश छोड़ने के बाद भी ये कम्युनिकेशन चलता रहे। हम्म। वो आज तक चल रहा है। हाँ, वो है, लाइक उसी पे मैं आ रहा था, जैसे आपने जो बताया इंसिडेंट कि आप बस स्टैंड के पास खड़े थे, वो बुक मिली आपको। ओके। अब मैं जिस तरह से समझ रहा हूँ इसको, पूरे इंसिडेंट को, क्योंकि उस वक्त आप कंफ्यूजन में थे, डायलेमा में थे कि भाई क्या करना है, इस बंदे को मैं फॉलो करूं या ना करूं। और जो लाइन आपने पढ़ी, आग्रह नहीं निवेदन है, इट इज हाँ योर विश। ओके, आपकी हाँ मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं रिक्वेस्ट हाँ कर रहा हूँ, एक बार मेरी बात सुन ली। ओके, उसके बाद बस। आपकी इच्छा, तो फिर गिव मी मेरे ए माइंड से चांस। वो ओके। भगवान वाला जो ब्लॉक था ना, वो गिर राइट। गया, मेरा भगवान वाला ब्लॉक। फिर मैं वो वापस कंटिन्यूटी शुरू हो गई उनके साथ। हम्म। राइट। फिर आपने लाइक आप मेडिटेशन वगैरह फॉलो करते थे संन्यास के बाद, या नहीं, आपने हाँ मैं, ओशो का जो जो भी मैसेज था वो कैसे फॉलो करना स्टार्ट किया। हाँ वो सारे डायनामिक, कुंडलनी, नाद ब्रह्म, ये ध्यान हम कर हम्म। रहे थे, कंटिन्यूस करें। मैंने 21 डेज के साइलेंस किए मैंने। हम्म। जबलपुर में मैंने एक बार 21 डेज का साइलेंस किया मैंने, अच्छा। जबलपुर आश्रम में। उसके बाद मैंने महसाणा में भी 21 डेज का एक साइलेंस किया। 21 डेज जरूर करना चाहिए आदमी को, मेरा अपना ये है। 21 डेज के साइलेंस में बहुत गहराइयाँ आती हैं, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं, और हम्म। आप बहुत डेप्थ में आप जाते हैं। तो मेडिटेशन चलते रहे। फिर ओशो के बाद हम्म। पूना भी मैं कम गया उसके बाद, लेकिन ओशो ही मेरे पास आ गए जैसे। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मैं कहता हूँ, मेरी एक छोटी सी पोइम भी है, मैं हाइकू लिखता हूँ छोटे। मेरे पूरे कमरे में तो ओशो रहते हैं, मैं तो एक छोटे से कोने में रहता हूँ। हम्म। ओशो की प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है अपने हर सन्यासी के रूम में है। अगर आप थोड़ा सा ही फील करेंगे, जो भी ओशो के टच में है, थोड़ा हम्म। हार्टली टच में है, तो उसको वो जो अनाहत नाद है, ओशो की हम्म। प्रेजेंस है, ओशो की साइलेंस है, वो अपने रूम में बहुत पावरफुल प्रेजेंस रखती है। इवन ओशो ने एस्ट्रल मूवमेंट करके अपने बहुत से सन्यासियों को उनके रूम में प्रकट होकर उनको दर्शन दिए, हम्म। बहुत लोगों को दिए, अभी भी हम्म। देते हैं। हम्म। मेरी वाइफ को उन्होंने पूना में, बाड़मेर में, वो बिल्कुल जैसे उनके रूम के अंदर वो प्रकट हुए, मतलब एस्ट्रल एनर्जी के रूप में, और उसको ब्लेसिंग्स दे करके, ऐसे करके, ऐसे ब्लेसिंग दे करके, और वो गए।
और उसके बाद महीनों वो नशे में रही। उसका एक्सपीरियंस ये था, वो कहती थी कि माँ प्रेम शक्ति नाम था उनका, वो कहती थी मुझे ऐसा लगता है मैं जमीन से 6 इंच ऊपर चलती हूँ, मेरे पाँव जमीन को टच नहीं करते मेरे। तो ये एस्टर होता पीट है के लाइक बता रहा हूँ। राइट। जैसे मैं भी जब से संन्यास लिया है और लोगों को मालूम पड़ा कि भाई मैं ओशो का सन्यासी हूँ वगैरह, तो कभी कोई लाइक क्लाइंट या फ्रेंड गिफ्ट भेजता है तो ज्यादातर वो ओशो से रिलेटेड ही चीजें होती है, या तो ओशो की बुक्स या फोटो या तो लाइक मेरी सिस्टर भी बोलती है कि आज ये सिचुएशन है कि एक घर तुम स्पेशली ओशो की चीजों के लिए खरीदो। ओके, जिसमें सिर्फ ओशो की चीजें रहेंगी। और क्योंकि लाइक अभी ये सिचुएशन हो रही है इस घर में कि आप जहाँ पे भी देखो ओशो की फोटो दिखेगी, ओशो की बुक्स दिखेंगी और कुछ नहीं। ओके, तो एक प्रीचिंग में भी ओशो बोलते हैं कि अगर मुझे ठीक से याद हो कि सुन लोगे मुझे, समझ लोगे मुझे, तो मैं साथ ही आ रहा हूँ। कि एक बार यू आप ठीक से समझ जाओ मुझको, तो फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, फिर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ। बिल्कुल सही है। ओके, राइट। ओशो ने फिर तो स्वामी जी एक ऐसा भी बोले, वो मैंने उनको पढ़ा एक जगह। ओशो बोल रहे थे उसमें, किसी ने कहा कि आप हमारी समझ में कम आते हो, कोई कहता था ज्यादा आते हो, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा। ओशो ने कहा जो मुझे समझ जाएंगे, कितनी बढ़िया कमाल कमाल की बात कही, देखिए, जो मुझे समझ जाएंगे वो मुझसे पूरे चूक जाएंगे। देखिए आप क्या बात कही है ओशो ने। यानी वो बियॉन्ड माइंड खड़े हुए हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं अगर तुम मुझे समझ गए तो मेरी हम्म लिमिट आ गई, तुमने मुझे समझ लिया मतलब तुम मेरा बियॉन्ड, मतलब वो जो विराट स्वरूप तुम मेरा नहीं देख सकते तुम मेरा। हम्म तो ओशो समझ के बाहर खड़े हैं। कभी जब भी आपको लगेगा ओशो समझ में आ गए, आपकी समझ से बाहर निकल जाएंगे वो। आपको लगेगा मिस्ट्री है, ओशो मिस्ट्री है, कभी ना समझ में आने वाली मिस्ट्री है। मुझे आज राइट 45 साल हो गए ओशो संन्यास लिए हुए, आज भी ओशो उतने ही मिस्ट्री है जितने उसने शक्तिपात के दिन मिस्ट्री में थे। राइट, आई एग्री। ये पूरी तरह से एग्री करता हूँ मैं इस बात पे। अ, हम्म, इसका दूसरा एक तरह से देख सकते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ कि लाइक उनका जो कहना था कि समझ में आ गया। ओके, अगर मैं तुम्हारे समझ में आ गया, क्योंकि समझ है माइंड का खेल। माइंड का खेल, करेक्ट। ओके, एंड ही इज बियॉन्ड द माइंड। बियॉन्ड माइंड। समझ में आ गया मतलब आप अभी भी माइंड में हो। हाँ, आप अभी माइंड में ही हो, आपकी बुद्धि ने राइट, समझ लिया मतलब। राइट। हाँ, तो बुद्धि के ये हो पार है। सकता है एक इंटरप्रिटेशन इसका। तो जब आपने ये सब फॉलो करना स्टार्ट किया तो लाइफ में कुछ चेंजेस देखे आपको? मतलब हो सकता है कि उससे पहले आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लाइफ में जल्दी गुस्सा आ जाता हो, और जब लाइक मेडिटेशन वगैरह में आप ज्यादा हुए इन्वॉल्व, तो आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में आपको चेंज दिखा, ऐसा कुछ? बिहेवियर में स्वामी जी एक तो ये चेंज दिखा कि कैसी भी सिचुएशन हुई हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स हम्म तो आती हैं, और सन्यासियों के जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग ओशो हम्म से जुड़ेंगे, सन्यास लेंगे, आम आदमी से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्रिएट होंगी। तो लेकिन कभी भी प्रॉब्लम जो है ना, वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि हम इतने कोई डिप्रेशन में चले जाएं या परेशानी में चले जाएं। टच नहीं किया उसने हमको, जो हमारे हार्ट को, हमारे डीप डाउन हमको टच नहीं किया। वो परिधि पर रही प्रॉब्लम्स, आती रही, जाती रही, चेंज होती रही चीजें। अभी सुबह कोई प्रॉब्लम है, शाम तक सॉल्व हो जाती है, कभी सिचुएशन चेंज हो जाती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, सब चेंज होती है। हम्म आज आपको प्रॉब्लम कोई क्रिएट हुई है, आप देखोगे शाम तक वो वैसी की वैसी नहीं रहेगी, प्रॉब्लम अपने आप चेंज हो जाएगी। अभी राइट। आप डिप्रेशन में हो, अभी किसी फ्रेंड का फोन आएगा 5 मिनट बाद, अभी आप बिल्कुल बदल जाएगी, आपकी मनोदशा बदल जाएगी। तो लाइफ कंटिन्यूअसली, परिस्थिति हो या मनस्थिति हो, चेंज हो रही है, कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। तो अगर आपको इतना भरोसा आ जाता है अभी चेंज हो जाएगी, डोंट वरी, अभी सब ठीक हो जाएगा, ये भाव बना रहता था और होता था ये। हम्म हम्म तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरा ओशो ने एक बात और कही है, बड़ी अच्छी बात कही है। जब मेरी वाइफ को भी कैंसर से उनकी डेथ हुई, बड़ी प्रॉब्लम थी,
मुझको लगता था कि कोई चमत्कार होगा, कोई मिरेकल होगा, ठीक हो जाएंगी, ओशो ठीक कर देंगे, कुछ होगा। लेकिन लास्ट टाइम तक मुझे ओशो संभाले रहे, लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक। और मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। मुझे कभी मेरे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। और फिर उन्हें एक्सपायर भी हो गई हूँ, लेकिन अंदर से हिम्मत आ गई कि जीवन का ये पार्ट ऑफ लिविंग है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लोगों से मिलना, बिछड़ना, ये सब होगा। एक दिन अपने को भी छोड़ना पड़ेगा, ब्रेकअप भी होंगे, मेकअप भी होंगे लाइफ में। नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। ओशो का एक गोल्डन कोट है, लिख के रख लेने लायक। वो क्या, ओशो से किसी ने, फॉरनर कोई आया था, उसने शाम को दर्शन में पूछा था कि ओशो, मैं बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है धर्म में, अध्यात्म में। आप तो मुझे एक लाइन ऐसी बता दे दीजिए, एक सूत्र बता दीजिए जिसको मैं अपने जीवन में फॉलो करूँ, मेरा बेड़ा पार हो जाए। सारा सार सूत्र एक लाइन में बता दीजिए आप, फेस टू फेस दर्शन में। ओशो ने कहा चलो एक लाइन पकड़ो, नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। सिंगल गोल्डन लाइन, कुछ भी हो जाए। अच्छा, होता है क्या, हमारे सारे जीवन के दुख सुख डिप्रेशन सीरियसली लेने से ही होते हैं। हम छोटी सी चीजों को एनलार्ज करके देखते हैं, राइट। छोटी प्रॉब्लम को एनलार्ज कर लेते हैं, और हम काल्पनिक समस्याएं बहुत बनाते हम्म। हैं। कभी भी लाइफ में काल्पनिक समस्याएं मत बनाओ। जो प्रॉब्लम जितनी है उसको उतनी ही देखो, बस उतनी ही देखो उसको। और जब हम उसको एनलार्ज करते हैं तो हमारी नींद खराब हो जाती है। अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। हम उनके सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं जो प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में हमारी क्रिएट ही नहीं हुई, और हम परेशान होते हैं। और दूसरे दिन देखते हैं कि हम तो जो माफी मांगने वाले थे या एक्सक्यूज करने वाले थे, वो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हुई, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हुई जिसके लिए हम रात राइट। भर जागे। तो इसलिए नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ। कैसे, अब जब दुख आएंगे, पीड़ाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, 100%। और ये आपको आपके प्रमोशन के लिए होंगी, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए होंगी। तो यही आग से गुजरना है। और तो ओशो आपको ये बुला के, राइट, तो ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे। मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आया अच्छा। कि ओशो के साथ होने से क्या होता है। उनका ये शेर है कि कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, और मेरे पांव शोलों पे चलते रहे। तो आप सारी प्रॉब्लम से आप निकलते रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कांधे पे कोई एक कोमल सा सॉफ्ट सा हाथ है, कोई आपके कांधे पे, वो मास्टर का हाथ राइट। तो लाइक सिचुएशंस वही रहेंगी लाइफ की। ओके, इट इज जस्ट दैट योर रिस्पॉन्सेज, आप आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज होते जाएंगे। लाइक है। हाँ, सब चेंज। राइट, वो ऐसा नहीं कि कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम फिर भी आएंगी, लेकिन आप उसे प्रॉब्लम की तरह लोगे नहीं। जो हाँ, आप जो उनको पहले टेक इट इजी ऑब्स्टिकल थे। लोगे, राइट। और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। कहीं से रास्ता निकलेगा, ओशो कहीं से रास्ता निकालेंगे, कोई आपके रास्ता निकलेगा, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। राइट। तो लाइक जैसे अपन बोलते हैं कि लाइक जो जो राह के पत्थर हैं वही लाइक स्टेपिंग स्टोन बन जाएंगे, उसी पे पाँव रख के आप आगे बढ़ सकते हो। कई बार तो राइट। राह के पत्थरों को प्रणाम करने को जी चाहता है कि मास्टर ने क्रिएट किया होगा। ओशो कहते हैं राइट। कि मैं तुम्हारे लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट करूंगा, एंगर की, ग्रीड की, सेक्स की, झगड़े की, क्वेलिंग की, डिप्रेशन की। मैं सिचुएशंस क्रिएट करूंगा तुम्हारी लाइफ में, और तुम्हें उसमें से पार निकल के जाना है, तुम्हें सीखना है, और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, राइट। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। राइट। तो और जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस आती है तो चैलेंज की तरह आती है, और मास्टर क्रिएट करते हैं।
तुम कभी किसी को दोष मत देना। ओशो बहुत अच्छी बात कहते हैं। तुम्हारे फ्रेंड ने, तुम्हारे किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हें ब्रेकअप कर दिया, किसी ने तुम्हें हर्ट किया है, तुम कभी उसको दोष मत देना। तुम ये सोचना कि मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की, कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, है ना। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस सिचुएशन में, मैंने क्या लाइक कंट्रीब्यूट किया जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। हाँ, वो आपके प्रमोशन के लिए, आपके आगे राइट। बढ़ने के लिए। ये आप कैसे भी, आप सन्यासी हो, आप एक नॉर्मल आदमी की तरह रिएक्ट कर रहे हो, या एक साक्षी भाव से, सन्यास भाव से, टेक इट इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो। आपको भरोसा है मास्टर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा। ये आपकी श्रद्धा की परीक्षा है। हाँ, मास्टर ने ऐसा लाइक गुरु ने ऐसा क्यों क्रिएट करा, क्या सिखाना चाह रहा है वो हमें इस वो सिचुएशन आपको से। वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहा है। आप खुद निकलें, मास्टर हाँ। हाथ पकड़ के नहीं निकाले, आप खुद उसमें से, सिचुएशन में से बाहर निकले। तो तैरना सीखना होता है ना, आप खुद तैरना सीखें। हम्म। ओके। अब इसी को लाइक थोड़ा और आगे बढ़ाएं कि लाइक गुरु का क्या महत्व है किसी के जीवन में। लाइक कोई भी आम व्यक्ति है मेरे जैसा, उसके जीवन में गुरु का क्या महत्व होगा, और अभी क्या गुरु गुरु का लिविंग होना जरूरी है, नॉन लिविंग होना जरूरी है, क्या आपका क्या कहना है। आपकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, आपकी हम्म। सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। गुरु का होना उतना ही जरूरी है जैसा एक छोटे बच्चे के लिए, शिशु के लिए माँ का होना जरूरी है। बिना माँ के बच्चा मर जाएगा। और हम्म। माँ अगर बच्चे को जन्म दे के चली जाए उठ करके, तो बच्चे के जिंदा रहने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, हमें सोसाइटी हमको पढ़ाती है, लिखाती है, हमारे ब्रेन को ट्रेंड करती है, ब्रेन को डेवलप करती है, पूरा सॉफ्टवेयर हमारा। हार्ट की तो हमें कोई शिक्षा ही नहीं है दुनिया के अंदर। ब्रेन को डेवलप करना है, माइंड को, लॉजिक को। हम उसमें चले जाते हैं, बहुत डेवलप हो जाते हैं माइंड से, तर्क से, लॉजिक से, मिलता कुछ नहीं है। हम दूसरे को हरा भी देते हैं तो मिलता कुछ नहीं है। तो मास्टर का काम है आपके पूरे ब्रेन का, जो आपको शिक्षा दी गई है उसको पूरा डस्टर से साफ करने का। जो आपको सोसाइटी ने टेंशन दिए हैं, जो सब आपका ब्रेन डेवलप हुआ है, माइंड डेवलप हुआ है, इसके कारण आप परेशान रहते हो। 24 घंटे ब्रेन आपका बबलिंग करता रहता है, साइलेंस का पता ही नहीं है। हम्म। गुरु का काम बिल्कुल उल्टा है, डस्टर से जो लिखा गया सबको पहुंच देना, और आपको फिर उस सिचुएशन में ले जाना जो आप बिल्कुल निर्मल थे, चाइल्डिश, बिल्कुल गर्भस्थ शिशु के जैसी आपकी चेतना, आपकी आंखें बिल्कुल निर्मल। आप किसी चश्मे के द्वारा नहीं देख रहे हैं, आप दूसरों के माइंड का जो आपका विजन है उसके थ्रू आप नहीं देख रहे हैं। आप प्योर अपनी नेचुरल आंख से दोबारा देखना शुरू करते हैं, अपने कानों से सुनना शुरू करते हैं, प्योर कानों से, प्योर आंखों से आप देखना शुरू करते हैं। जब आप प्योर आंख से देखते हैं तो प्रकृति बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। देखा होगा आपने कभी कभी, आप सूर्योदय, कभी सूर्यास्त, कभी हम नो माइंड में होते हैं, ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं। नेचर कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। तो कभी कभी हम अपने से कनेक्ट हो जाते हैं। बीच में सोसाइटी ने क्या सिखाया है, क्या बताया है, तो ये मतलब वर्डलेस। जब गुलाब को देखते हैं आपके दिमाग में आता है गुलाब का फूल है। ओशो कहते हैं कि बियॉन्ड वर्ड्स देखना शुरू करो, सोचो मत, देखो। हम्म। मतलब वर्ड नहीं हो आपके अंदर होना चाहिए, गूंजना नहीं चाहिए साथ में। प्योर दर्शन, एज ए मिरर। आपकी आंखें दर्पण की तरह हो, दर्पण में कोई चीज झलक रही है, कोई शब्द नहीं गूंज रहा उसके साथ। वो प्योर विजन है, वो प्योर लुक है आपका। गुरु तो बहुत लाइक जरूरी है, गुरु से अगर आप। इसको अपन समझें तो गुरु का जो आपने समझाया, अगर मैं ठीक से समझ पाया, इसका मतलब ये है कि गुरु का काम है आपको अनकंडीशन करना। सोसाइटी ने आपको कंडीशन किया, गुरु का काम है अनकंडीशन कर देना, आपको फिर नहीं से वो कंडीशन नेचुरल कर, स्टेट में ले आना। लिविंग गुरु मतलब आप जरूरी है। के साथ भी रहते हो। जी। गुरु का महत्व, जो शिक्षक है, टीचर है, अब वो आपको हम्म। एबीसीडी अगर सिखाएगा नहीं तो आप अपने आप कैसे सीखोगे आप। हम्म। शिक्षक का काम भी, टीचर का काम भी सिखाना है,
मास्टर का काम उसको वापस जो है इरेज करना है, पूरा डिलीट करना राइट। है उस फॉर्मेट को। लेकिन वो मन आपका बना रहेगा, वो सेफ रहेगा, वो मन का आप उपयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं डिलीट कर दिया तो आप बिल्कुल डिलीट ही हो गया, आप बिल्कुल ही, ऐसा नहीं है। वो एक कॉर्नर में आपका सेफ रहेगा। आप जब चाहो नो माइंड हो सकते हो, जब चाहो आप माइंड में जा सकते हो। आपको संसार से कम्युनिकेट करना है तो माइंड की वैल्यू, माइंड का उपयोग है वहां पर। क्योंकि बाहर के जगत से आपको जुड़ना है, किसी व्यक्ति से जुड़ना है, संवाद करना है, तो माइंड का उपयोग करिए माइंड से जुड़ने के लिए। लेकिन जब माइंड का उपयोग नहीं करना है, नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है, ब्रह्मांड से जुड़ना है, वहां माइंड वादा देगा आपको। माइंड की लिमिट, अस्तित्व है लिमिटलेस। लिमिटलेस से जुड़ना है तो आपको भी लिमिटलेस ही होना पड़ेगा। राइट। और माइंड से जुड़ना है तो आपको भी माइंड में ही आना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए। तो मास्टर का बहुत बड़ा काम है। और मैं तो ये देखता हूँ मास्टर का मिलने का मतलब ही ये है कि आपकी 80% 90% आपकी स्पिरिचुअल यात्रा समाप्त हो गई। आपकी 90% मास्टर के मिलने से ही आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। मंजिल के करीब आ गए आप, बिल्कुल करीब आ गए। जैसे मास्टर आपका हाथ पकड़ के ले आए आपको, 90% आपका भटकाव खत्म हो जाता है, तलाश खत्म हो जाती है। अब 10% है, वो आपके कार्मिक पास्ट हैं, वो आपको काटने पड़ेंगे एनलाइटमेंट से पहले। जैसे ओशो ने कहा है, ओशो से पूछा किसी ने कि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर क्यों होता है, महर्षि रमन को कैंसर क्यों होता है, रामकृष्ण ने तो किसी का बुरा किया नहीं, उनको इतनी इतनी पीड़ाएं क्यों होती हैं। तो ओशो ने कहा है कि ये लास्ट बर्थ है, जब मास्टर मिल जाता है आपका अंतिम जन्म है। तो जो कार्मिक पास्ट आप 3-4 जन्मों में काटोगे, आप 4 जन्म लोगे, फिर उन कार्मिक पास्ट को आप कर्मों के बंधनों को काटोगे, वो सारा जो एग्जिस्टेंस जो है इसी जन्म में आपका काट देता है सुपर फास्ट स्पीड। इसीलिए सन्यासियों के जीवन में ज्यादा समस्याएं आई। राइट। ओशो कहते हैं फटाफट काटो, कार्मिक पास्ट को काटो, राइट। जब तुम बॉडी तो छोड़ोगे इसमें लास्ट जन्म लाइक, है। राइट, इसमें लाइक जैसे आज कोई नया सन्यासी है, लाइक कोई है 20-25 साल का लड़का लड़की, उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये होगी ओशो को फॉलो करने में। ओशो इज नॉट इन बॉडी, वो लाइक लिविंग नहीं है जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो एक नॉन लिविंग गुरु को फॉलो करने में जो कठिनाइयां आती हैं, अगर उसमें आप गाइड कर सकते हो, लाइक आपने ओशो को लिविंग में भी देखा, उनकी बॉडी में भी देखा, अब वो अपनी बॉडी में नहीं है, तो अब क्या इंटेंसिटी कम हो गई है उस टाइम से अब तक? आप जैसे कनेक्ट करते थे उनसे, अब क्या उसमें इंटेंसिटी में आपको कमी लगती है, या वही है, या बढ़ गई है, या फिर कोई नया थोड़ी नया बढ़ गई है। डिसाइपल कैसे कनेक्ट करे? पहली बात तो ये है कि ओशो से जो भी व्यक्ति, हम किसी को चाहें कि ओशो से कनेक्ट हो जाए, हमारे चाहने से वो कभी नहीं होगा। हम हम्म। कितनी कोशिश करके देख लें, किसी को बुक्स दें, कैसेट्स दें, वो देखेगा ही नहीं उस तरह, वो कनेक्ट होगा ही नहीं ओशो से। हम्म। और जो ओशो से कनेक्ट होगा, चाहे बुक से हो, कैसेट से हो, किसी सन्यासी के द्वारा हो, मेडिटेशन से कनेक्ट हो, ये ओशो की जिम्मेवारी है। ओशो उसको प्रूफ देंगे उसको। ओशो एब्सेंट नहीं है, ओशो प्रेजेंस है। हार्ट के लिए वो प्रेजेंट है, माइंड के लिए वो एब्सेंट है। आपने मान लिया ओशो तब नॉन लिविंग है, तो आपने एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर दिया, ओशो तब है ही नहीं। हम्म। ओशो की आप किताब पढ़ रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपके माइंड को रिलैक्स मिल रहा है, ये प्रूफ है आपको कि आप राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। जितना राइट। आपको आराम मिल रहा है, जितनी खुशी मिल रही है, जितना माइंड को शांति मिल रही है, ये मिलना शुरू हो गया ये। अब उस धागे को आप पकड़ लो, धीरे धीरे ओशो आपको गाइड करते जाएंगे, कब आपको कौन सी बुक पकड़ानी है। कभी भी आपने देखा होगा माइंड में कभी क्वेश्चन आता है और ओशो की कोई किताब का पन्ना खुलता है और हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। राइट। तो वो हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा अनकॉन्शियस है, हमारा हार्ट है, ये अस्तित्व व्यवस्था करता है। एग्जिस्टेंस के अंदर सारा सॉफ्टवेयर है,
कब आपको किससे मिलाना है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, जल्दबाजी नहीं चलेगी, जस्ट वेट। और जल्दी ही आपको ओशो कहीं से भी आपसे कम्युनिकेट कर ले, किसी सन्यासी के द्वारा। इवन ओशो किसी थर्ड पर्सन से जो सन्यासी नहीं है उसके मुंह से भी कुछ आपको कहलवा देंगे, आपको लगेगा अरे कमाल हो गया, मुझे लाइट मिल गई कहीं से। तो ओशो बुक से, किसी वीडियो से, किसी ऑडियो से। एक बार मैं बताता हूँ, मैं एक बार जा रहा था, स्कूटी पे मैं जा रहा था कहीं पर, नॉर्मल जा रहा था, माइंड में कुछ विचार चल रहे थे, कोई बात नहीं। अचानक सामने से ट्रक जा रहा था मेरे आगे आगे, उसके पीछे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, सपने छोड़ो सामने देखो। अचानक देखने को मिला, अरे मैंने कहा ओशो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो गए, सपने छोड़ो सामने देखो। तो मास्टर थाउजेंड वेज में आपसे कनेक्ट होगा, हजारों रास्तों से कनेक्ट होगा। जस्ट थोड़ा सा आप श्रद्धा रखिए, आपकी श्रद्धा को बढ़ाना, आपसे कम्युनिकेट करना, ये मास्टर का काम है, आप नहीं कर सकते। आप तो डाउट में ही जाओगे। कभी कोई मास्टर ने मिरेकल दिखा दिया, कोई बात कह दी, आपको लगेगा यार कोइंसिडेंस होगा, हो गया होगा। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मास्टर आपको 1000 बार प्रूफ देंगे, आपको 1000 बार देंगे प्रूफ आपको कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। तो धीरे धीरे हमारी श्रद्धा जो है ना बढ़ती जाती है, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती जाती है। मास्टर श्रद्धा क्रिएट करता है, आप उसकी रक्षा करो, थोड़ा उस श्रद्धा की रक्षा करो, उस पर ट्रस्ट करो। मास्टर के पास कोई कमी नहीं है आपकी श्रद्धा को बढ़ाने की। लेकिन लोग ऐसे मिलेंगे जो आप डाउट क्रिएट करेंगे, आपकी श्रद्धा पे डाउट, और तो और आपका माइंड ही आपकी श्रद्धा पे डाउट क्रिएट करेगा, राइट। इवन माइंड भी मेन क्रिएट करेगा। मेन लेकिन वही है, आपको माइंड। माइंड को, हाँ, तो आपको माइंड को साइड पे करना है और हार्ट को ट्रस्ट करना है, तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी और आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएंगे। मास्टर आपको थाउजेंड वे में आपको गाइड करेंगे, कहाँ आपको जाना है, किससे मिलना है, कौन सा कैंप अटेंड करना है, कहाँ आपको ले जाना है, कब आपको कौन सा लेक्चर सुनाना है, कब कौन सी बुक आपको देनी है, ये सब मास्टर की जिम्मेवारी। आप तो सब हो रहा निर्भर हो स्वभाव जाओ, से। निश्चिंत। जो ओशो का एक लाइक अष्टवक्र गीता में लास्ट फ्यू लाइन्स हैं, सब हो रहा स्वभाव से, सब अपने आप हो रहा है। यू नीड नॉट टू वरी। तब अपने, आपको अपने ट्रस्ट को धीरे धीरे, जो आपको मास्टर जो दे रहे हैं उस पर आपको डाउट नहीं करना है, हम्म। तो वो ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। दो रास्ते हैं स्वामी जी, एक रास्ता तो मेडिटेशन का, योग का, ध्यान का, अवेयरनेस का, कदम कदम फूक फूक कर चलो, हर बात को ध्यान से देखो, ध्यान से करो। और जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, जिनको ध्यान का मार्ग सूट नहीं करता है, मुश्किल लगता है, छूट छूट जाता है, करते हैं होता नहीं है, मन नहीं लगता है ध्यान, तो उसने कहा उनके लिए दूसरा मार्ग है सरेंडर, भक्ति। भक्ति। सब छोड़ दो मेरे ऊपर, वन स्टेप जर्नी। भक्ति एक कदम की यात्रा है, सब छोड़ो ना मेरे ऊपर, मैं सब कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ा संकल्प है, योग का संकल्प, ध्यान का संकल्प स्वामी जी छोटा संकल्प है, छोटा सा लेकिन भक्ति बहुत बड़ा संकल्प है। सब वो छोड़ता हूँ मैं सुनने, गुरु के ऊपर। बस सुनने में लगता है कि एक कदम की यात्रा है, लेकिन वो एक कदम बहुत मुश्किल है। हाँ, माइंड के लिए मुश्किल है, हार्ट के लिए हम्म। मुश्किल नहीं है, हम्म। माइंड के लिए बहुत मुश्किल है। हम्म। योग के लिए माइंड, माइंड के लिए योग सही है। माइंड कहता है हम्म। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जर्नी करेंगे, अवेयरनेस हम्म। करेंगे, ध्यान करेंगे, यात्रा लंबी है। हम्म। लेकिन भक्ति जो है ना, ये छलांग है, भक्ति जंप है, पहाड़ के शिखर से कूद जाना है खाई के अंदर। तो राइट। भक्ति तो वन स्टेप की जर्नी है, हो गया हो गया, हमसे नहीं होते ध्यान व्यान, तेरी मर्जी, जो तुझे पसंद है हमें पसंद है, तू जहां ले राइट। जाए हम चलेंगे तेरे साथ। तू सुखी रखेगा सुखी रखेंगे, दुखी रखेगा दुखी रखेंगे, मेकअप करेगा मेकअप का मजा लेंगे, ब्रेकअप करेगा
ब्रेकअप का मजा लेंगे, जो तेरी मर्जी। राइट। तो इसमें लाइक राइट, वो जो मैंने आपसे बात पूछी थी कि लाइक कुछ डिफरेंस आपको फील होता है जब से आप ओशो को बॉडी में भी मिले थे, लाइक व्हेन ही वाज लिविंग इन हिज बॉडी, नाउ ही इज नॉट इन हिज बॉडी, डू यू सी एनी डिफरेंस? आपको कुछ फील होता है डिफरेंस या वही है? नहीं स्वामी जी, बॉडी से भी पहले बॉडी में थे, पुनः उन्हें देखने जाना पड़ता था। ओशो ने हम्म। खुद भी कहा है, उनकी बॉडी वहां थी तो उनकी बॉडी से कम्युनिटी, उनको देखने के लिए जर्नी करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था। बॉडी छोड़ने के बाद ओशो हर जगह उपलब्ध हो गए हम्म। हैं। आपके कमरे में ओशो उतने ही उपलब्ध हैं जितने पूना में अपने समाधि पे उपलब्ध है। जस्ट आप उसको थोड़ा सा वो ट्रस्ट करो। और जो हम्म। साइलेंस है, आपके रूम की साइलेंस है, ओशो की पहचान एक ही है, डीप साइलेंस। आपके कमरे में ओशो है तो आप डीप साइलेंस में चले जाएंगे। आधी रात को आप उठ के मेडिटेशन कभी करो, बैठो साइलेंस में। ओशो की पहचान साइलेंस है, वर्ड्स नहीं है उनकी पहचान। वर्ड्स तो कम्युनिकेट होने का साधन है, ताकि आपसे हम्म। कम्युनिकेट हो सके। रियल उनका जो फ्लेवर है वो साइलेंस है। राइट। और साइलेंस तो आपके रूम में भी है। हम्म। आप अपने रूम में डेली बैठना शुरू करो, आधा घंटा 30 मिनट आप 30 मिनट डेली साइलेंस में बैठना शुरू करो अपने रूम में, फिक्स टाइम पे। कुछ भी हो जाए, ये 30 मिनट में या 1 घंटा में बैठूंगा, साइलेंस में बैठूंगा। आप देखोगे धीरे 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 आपके रूम के अंदर ओशो की एनर्जी से पूरा फिलअप हो जाएगा। आपको खुद को फील होगा, डीप साइलेंस फील होगा, नशा छा जाएगा आपके ऊपर ओशो का, 1 मिनट साइलेंस का। तो ओशो उपलब्ध है आपको। राइट। ओशो का एक बहुत बड़ा लाइक कंट्रीब्यूशन है न्यू मैन का, जो उनका दर्शन था। ओके, हाउ द कौन न्यू सा? ह्यूमैनिटी विल बी लाइक, नया आदमी। ओके, न्यू संन्यास वगैरह के थ्रू वो जो नया आदमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अ, हम सबको ये अपने अपने तरह से उसको फॉलो करना है। क्या आप बता सकते हैं लाइक कैसे हम लाइक उस जर्नी पे जाएं? अगर कोई बंदा उस लाइक टीचिंग को फॉलो करना चाहता है तो उसके लिए गाइडलाइन क्या होंगी? नए आदमी को समझिए, अगर ओशो से जुड़ना है तो सबसे पहले तो कोई किताब से जोड़िए उसको। अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ना है तो वो नहीं जुड़ेगा। हम्म। ओशो बुक से पकड़ लेंगे उसको, कहीं से उसको पकड़ लेंगे। बुक दीजिए, कोई कैसेट दीजिए, कोई लेक्चर उसको दीजिए, कहीं से वो जुड़ जाएगा। लेकिन बुक से, लेक्चर से जुड़ना ही सब कुछ नहीं है। उसके बाद उसको कोई मेडिटेशन कैंप भी वो अटेंड करे। कैंप में आप जाओगे तो वहाँ ग्रुप एनर्जी बनती है, ग्रुप का एनर्जी। आप अपने कमरे में अलग भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्रुप में करते हैं, 200 लोग ग्रुप में कर रहे हैं, डायनामिक कर रहे हैं, तो वहाँ जो कैथारसिस कर रहे हो आप, जो भी एक ग्रुप एनर्जी बनती है, तो आप बहुत गहरे, आप सब एक दूसरे से हेल्प करते हैं ऊपर बढ़ाने के लिए, एनर्जी को अवेक करने के लिए। तो वहाँ आपको एक डीप जो एक टेस्ट मिलेगा, वहां पर जो गहरा एक टेस्ट मिलेगा, मेडिटेशन का टेस्ट मिलेगा, ग्रुप एनर्जी का टेस्ट मिलेगा। उसके बाद आप घर पे भी आके करोगे, लेकिन एक जो रियल टेस्ट मिलेगा आपको ग्रुप में, वहां मिलेगा आपको। तो पहला स्वाद वहां मिलेगा मेडिटेशन के अंदर। तो कैंप जरूर करिए। राइट। पहले पढ़िए, पढ़ने में मजा आए तो कैंप करिए। कैंप में मजा आए तो फिर आगे और यात्रा है, एकांत में मौन में ध्यान करिए। और जो न्यू मैन की बात है ना स्वामी जी, न्यू मैन में ओशो जो बात कह रहे हैं, वो आपका पूरा सॉफ्टवेयर जलाना पड़ेगा। पूरा सॉफ्टवेयर जलाना पड़ेगा, ओल्ड सॉफ्टवेयर, कुछ भी नहीं चलेगा। पुराने सॉफ्टवेयर का एक कण भी आपके अंदर नहीं चलेगा, उसको भी जलाना पड़ेगा। पूरे माइंड को आग लगानी पड़ेगी, तभी न्यू मैन का जन्म। और न्यू मैन, मतलब अपनी चेतना से चलो। तुम्हें क्या ठीक राइट। लगता है, तुम्हें क्या सूट कर राइट। रहा है, अपने को फॉलो करो। अभी हम अपने को फॉलो नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। हम सोसाइटी के अंदर, हमारा मन हम्म। तो कुछ करने को चाह रहा है, लेकिन सोसाइटी चाहती है आप नहीं कर सकते। आप सोसाइटी में रहते हो, आप नहीं कर सकते। अपने मन को मारना पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी
हमारे अंदर डाउनलोड कर दिए गए हैं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये वो है, ये वो है। आप अगर किसी बात को करना, आपकी चेतना कुछ करना चाहती है, आपका अनकॉन्शियस, डीप अनकॉन्शियस, आपकी सोल कुछ चाहती है, लेकिन आपका मन उसको सेंसर कर देता है, नहीं कर सकते। मन कहता है पागल हो गए। आप खुद ही सेंसर करते हो, अपनी विराटता को सेंसर करते हो। आप राइट थोड़े पंख हिलाते हो उड़ान के लिए, तो आप खुद ही अपने पंख काट देते हो, नहीं नहीं अपना पिंजरा ठीक है, लोग क्या कहेंगे। राइट। आप खुद ही उड़ने से डरते हो। मेन चीज ये तो है ये लाइक। धीरे धीरे न्यूमैन की भी यात्रा होगी धीरे, और बहुत बदलाव आ रहा है दुनिया में। ओशो के बाद से जो ओशो ने कहा है, लिटरेचर में, फिल्मों से, दुनिया में काफी फ्रीडम हुई है पहले से। लोग फ्रीडम वाला जीवन जी रहे हैं, फ्री जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से बहुत है। एक घूंघट का युग था, देखो आप, लड़कियां तो बाहर जा ही नहीं सकती थी, एजुकेशन के लिए भी कहाँ थी लड़कियों को। आप लड़कियों की तो 10th पास किया और शादी कर दी जाती थी, 10th किया, 12th किया, 17-18 साल की हुई, मैरिज कर दो, ये सिस्टम था। फिर अब एजुकेशन में भी हुआ है, अब 20-25 साल तक लोग शादी नहीं करते, अपना कैरियर बनाते हैं, अपने को, उनको फ्रीडम है, पढ़ो। पहले लड़कियां 5-6 बजे के बाद तो घर से बाहर ही नहीं रह सकती थी। अब रात को 10-12 बजे तक भी आप लड़कियां हैं, लड़के हैं, बाहर घूम सकते हैं, स्टाफ घर पे आते हैं, उनको इतनी सुविधा भी है, इतना झंझट भी नहीं है। अकेले भी आप बाहर जा सकते हो, टूर पे जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। तो ओशो काफी तरह से जो प्रवेश कर रहे हैं फ्रीडम के दुनिया में। लेकिन आधुनिक जो फ्रीडम है, इसके साथ अगर मेडिटेशन नहीं हुआ तो आप गिर जाएंगे, फ्रीडम का गलत उपयोग हो जाएगा, राइट। गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। एक बैलेंस चाहिए, फ्रीडम तो हो आपको, लेकिन आप ऐसा देखें नीचे गिरने की फ्रीडम नहीं, आप उसका उपयोग करें। आप, राइट। आपको फ्रीडम है, आप दारू पी के आप नाली में पड़े हैं, तो ये फ्रीडम तो है आपको, लेकिन नाली में पड़ने की फ्रीडम थोड़ी दी आप। चलो आप एक पैग लगाया आपने, आपके मन का जो ब्लॉकेज है वो टूटते हैं। आपने डांस किया शादी के अंदर, एक पैग लगा करे, नाचे झूमे करे, आपका ब्लॉकेज टूटा, आप फ्रीडम में। तो वाइन का उपयोग मेडिसिन की तरह भी किया जा सकता है, और वाइन का उपयोग नाली में गिरने के लिए भी किया जा सकता है। ये आपको अवेयरनेस रखना पड़ेगा, मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉकेज तोड़ने के लिए कर रहा हूँ, एज ए मेडिसिन यूज कर रहा हूँ। पीना तो मुझे चाहिए 50 ml, और मैं 500 ml पी के नाली में पड़ा हुआ हूँ, ये मिसयूज हो जाएगा उसका भी। अमृत भी जहर बन जाएगा। तो ये आपको अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, मास्टर की गाइडेंस के साथ आपको करना पड़ेगा। राइट। इसमें लाइक दो तीन बाकी चीजें ज्यादा मुझे चिंता याद है। करने की जरूरत नहीं। ओशो को अगर पकड़ लिया है, ओशो को थाम लिया हाथ, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ध्यान करना है ध्यान करो, किसी दिन डांस करना है तो डांस करो। ओशो से किसी ने पूछा था कि भगवान, कभी आप योग पर बोलते हैं तो हमको योग लगता है, योग को फॉलो करें। कभी आप बुद्ध पर बोलते हैं तो हमको बुद्ध बड़े अच्छे लगते हैं। कभी महावीर बड़े अच्छे लगते हैं। कभी भक्ति पर बोलते हैं, लगते हैं मीरा में ही डूब जाओ, योग वोग सब छोड़ो ये। तो क्या करें। तो ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें इतने मार्ग बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा सन्यासी हर लाइन में परफेक्ट हो जाए। तुम योग में भी परफेक्ट हो, ध्यान में भी परफेक्ट हो, भक्ति में भी परफेक्ट हो। क्या दिक्कत है भक्ति में। कभी ध्यानी होके मजा लो, कभी भाव दशा है भक्ति की तो भक्ति में डूब जाओ, कभी योग में डूब जाओ, कभी ज़ेन का मजा लो, कभी तंत्र का मजा लो। मैं इतने मार्गों पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा सन्यासी हर रंग का आनंद, कितना उन्होंने वो दिया है, तो नो प्रॉब्लम। राइट। जिसको तो जे इसमें लाइक कृष्णमूर्ति कहते हैं, चॉइसलेस। सॉरी। किसी एक को मत चुनो। हम्म। जो हमारे पास इंद्रधनुष है तो इंद्रधनुष को चुनो, सारे कलर, सबका मजा लो, लेकिन फॉलो अपने को करो, किसी के कहने से नहीं। ऑलवेज फॉलो योर सेल्फ। राइट। ओशो ने कहा मुझ में
और स्वयं में चुनने में अगर कोई चुनाव की बात हो तो तुम मुझे छोड़ देना, स्वयं को चुनना, क्योंकि अल्टीमेट तुम्हें अपने साथ ही रहना है। राइट, अल्टीमेट तो तुम्हें अपने साथ ही रहना है। वही है। मैंने कुछ कह दिया, ये करो, तुमने कर लिया, तुम्हारे मन ने उसको पूरा स्वीकार नहीं किया, सोचोगे किस घड़ी में ओशो से पूछा था, ओशो ने कह दिया अब करना पड़ेगा वाला काम मत करो। हम्म अपने को फॉलो करो, तुम्हें क्या सूट कर रहा है, किस चीज में तुम्हें आनंद आ रहा है करने में। जी, उन्होंने तो साफ को बोला, आनंद को चुनो, आनंद कसौटी है। ओशो किसी पूछा, भगवान हम यहाँ से ध्यान व्यान करके चले जाते हैं तो आगे हमारी यात्रा कैसी चल रही है, सही चल रही है, गलत चल रही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? आप तो यहाँ पूना में बैठे हो, हम कैसे, क्या क्राइटेरिया है? ओशो ने कहा आनंद को क्राइटेरिया बनाना। जिस मार्ग पर चलने से तुम्हारा आनंद दिन ब दिन बढ़ता चला जाए, यू आर ऑन राइट ट्रैक। और जिस मार्ग पर चलने से तुम्हारा दुख, पीड़ा, विषाद, डिप्रेशन बढ़ता चला जाए, वो मार्ग कितना ही सही हो, उसे छोड़ देना। आनंद को कसौटी बनाना, कितनी सिंपल उन्होंने चीजें दे दी। जिस मार्ग पर चलने से आपको खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, माइंड सुलझ रहा है, प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, आप कम उलझ रहे हो चीजों से, उस मार्ग को चुनो, वो हमेशा सही है। ये सब चीजें लाइक समझने में आपको लाइक कितना टाइम लगा ओशो पे संन्यास लेने, और लाइक क्योंकि ये डीप अंडरस्टैंडिंग है। ओके। स्वामी जी, डेली नया दिन निकलता है, डेली नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी लाइफ। हर दिन नया सॉफ्टवेयर लेके आता है, नया दिन नई परिस्थिति लेके आता है, नई मनस्थिति लेके आता है। पुराने कल के जवाब आज काम नहीं आएंगे। इसलिए डेली आपको सीखना पड़ेगा कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है। और वो आपका मेडिटेशन, मास्टर की श्रद्धा, आपकी भक्ति, बिल्कुल इजी है, रास्ता बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये माइंड ही सब अपने को डिस्टर्ब करता है, माइंड को कम सुनो, हार्ट को हार्ट ज्यादा को, सुनो। हार्ट को ज्यादा से हार्ट इज ऑलवेज बेसिक, राइट। बेसिक आज के सेशन का ये लाइक जस्ट है, लाइक लिसन टू योर हार्ट नॉट योर माइंड। ओके। हाँ, ओशो की एक लाइक जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, ओशो की एक खास बात थी, शायद जितने डिवाइसेस ओशो ने बनाए अपने डिसाइपल्स के लिए और लोगों के लिए, शायद ही और किसी डिसाइपल किसी और गुरु ने बनाए हो सकते हैं, लेकिन जितने जितने ज्यादा और जितने हायर लेवल पे बनाया वो शायद ही और किसी ने बनाया। क्या आपकी नॉलेज में कोई लाइक निजी अनुभव है कि ओशो ने आपके लिए कोई लाइक डिवाइस क्रिएट किया हो, या फिर आपके जान पहचान वालों के लिए? स्वामी जी, डिवाइसेस जो सारे हैं ना, हम्म ये ब्लॉकेज तोड़ने के हैं, माइंड सेट को तोड़ने के हैं। सारी विधियां, सारी टेक्निक्स, जितनी तरह के लोग हैं उतनी तरह के डिवाइसेस बनाने। जैसे डायनामिक है, तो डायनामिक में आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस है, कैथारसिस प्रोसेस है। ओशो ने कहा ग्रुप्स चलते थे आश्रम में, 100 ग्रुप्स चलते थे, तो इंडियंस कहते थे कि आप हमको ग्रुप में क्यों नहीं अलाउ करते हो, फॉरेनर्स को करते हो, फॉरेनर्स की तरफ आपका ज्यादा ध्यान है, इंडियंस को ग्रुप में क्यों नहीं अलाउ करते हो? तो फिर ओशो ने उनको बताया था, माँ लक्ष्मी ने भी बताया था उनको, कि फॉरेनर्स जो आते हैं उनसे अगर सरेंडर की बात करो ना, तो वो कहते हैं मर जाना बेहतर है, सरेंडर क्यों करें, हम्म सरेंडर क्यों करें? तो वो सरेंडर की बात ही नहीं समझते करने की। तब उनको थेरेपी से गुजारा जाता है, धीरे 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 उनको ग्रुप से गुजार करके, वो 8-10 ग्रुप से गुजर के उस स्टेज पर आते हैं जहां उनसे कहा जाता है कि सरेंडर करो। सरेंडर की बात उनकी तब समझ में आती है। और इंडिया में जन्म लेने से ही तुम उस स्टेज पर होते हो जहां सरेंडर करो तो तुरंत आदमी सरेंडर कर देता है। इंडियन आदमी तो जहां जाए मंदिर में साष्टांग दंडवत कर देता है, गुरु के सामने दंडवत कर देता है, माता पिता के पैर छू लेता है। यहाँ इंडिया में जन्म लेने से ही आप उन ग्रुप्स को क्रॉस करके आए हो जिन ग्रुप्स की आपको जरूरत ही नहीं। पश्चिम के लोगों को उन ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी शिक्षा वैसी हुई है, उनके संस्कार वैसे।
या किसी से को समर्पण करो, वो कहते सब गुरु के चरणों में रखता हूँ, 1 मिनट लगता है। तो हमको ग्रुप्स की जरूरत नहीं है। ओशो ने जो डायनामिक साइलेंस, पहले ओशो ने ऐसे ही ध्यान दिए थे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइलेंस बैठना है। अक्रिया वाले ध्यान दिए थे पहले ओशो, निष्क्रिय ध्यान, कुछ नहीं करना है, साइलेंट सिटी। पर ओशो ने कहा, यहाँ के लोगों को लगता है भगवान ऐसे कैसे करें, कुछ कैसे नहीं करें, कोई मंत्र दीजिए, कोई जप करें, कोई माला, कोई मंत्र, कुछ क्रिया, कुछ तो दीजिए, ऐसे कैसे हम्म, बैठ जाए, ध्यान ही नहीं है, तो बोर हो जाते हैं। तब हम्म, ओशो ने कहा, मुझे मजबूरी में उनको सक्रिय ध्यान देने पड़े। अच्छा तुम नहीं मानते हो, नहीं बैठ सकते हो, तो ये करो, ये करो, ये करो, थको, थको। थक करके बैठो, हम्म, थकने के बाद बैठना आसान हो जाता हाँ, थकने का पूरा जितने भी लाइक मेडिटेशन है, योगा है वगैरह, जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सिर्फ आपको थकाने के लिए हैं। है। वो तो थक आपके जाओ। थकाने की टेक्निक्स है, ताकि आप रिलैक्स हो सके। अगर आप डायरेक्ट रिलैक्स में जा सकते हैं तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट। इसमें लाइक अल्टीमेट। एक और टीचिंग मुझे याद है, लाइक ओशो ने आपने जो समर्पण की बात करी, अ, एक छोटी सी प्रीचिंग है उसमें, लाइक दूसरी तरह से भी देख सकते हैं इस चीज को। ओशो बोलते हैं कि जो इंडियन बंदा है, जो ईस्टर्न कल्चर का बंदा है, वो उसके लिए ये चालू प्रैक्टिस की तरह है, लाइक किसी के भी पैर छूना। ओके। हम्म, लेकिन जो वेस्टर्न बंदा है उसके लिए पैर छूना बहुत बड़ी बात है। ओके। हम्म, उसके लिए किसी के पैर छू लेना बहुत बड़ी बात है। ओके। तो वो रेजिस्ट करेगा, जो वेस्टर्न बंदा है वो रेजिस्ट करेगा किसी के पैर छूने के लिए। लेकिन अगर जिस दिन उसने पैर छू लिए, उस दिन वो पूरा समर्पित हो गया, उस दिन टोटलिटी से खत्म हो गया छुएगा, वो बंदा। वो लाइक उसने पैर छू लिया, मतलब गया वो, उस दिन के बाद से कोई गया क्वेश्चन हो। नहीं आएगा। इंडियंस में हम या ईस्टर्न मैन में ये है कि हम हमारी इतनी आदत पड़ चुकी है पैर छूने की, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइक किसी के भी पैर छू लो। तो बस दिखाने के लिए हो सकता है हम पैर छू लें, लेकिन हाँ, समर्पण नहीं होता उसके वो साथ। ओशो ने कहा, वो ओशो ने कहा कि यहाँ की आदत है पैर छूने की, इनके लिए, इनके हम्म, ईगो को कोई हर्ट नहीं होता है ये, तो हम्म, इनके पैर छूने की कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, इंडियंस के पैर राइट। छूने की ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन हम्म, पश्चिम का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, एक हम्म, नास्तिक व्यक्ति जब पैर छूता है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक बड़ी सिंपल बात। आस्तिक व्यक्ति बचपन से ही छूता रहा है, मंदिर में झुकता रहा, आता रहा, जाता रहा, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है पैर छूना। हम्म, पैर छूना अंदर से आना चाहिए, हम्म, आपकी आत्मा से आना चाहिए, आपकी सोल झुकनी चाहिए। लोगों के शरीर झुकते हैं, झुक गए, पैर छू राइट। लिया, शरीर में झुकने की वैल्यू नहीं है। कोई जिम्नास्टिक है एक तरह का, आप झुक गए, हृदय झुके आपका, आंखें आंसुओं से भर जाएं, किसी के चरणों में सर रखने पे आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, हृदय पिघल जाए आपका, वो है जैसे सोल टचिंग। राइट, जैसे एक स्टोरी है नीम करोली बाबा की, आपको मालूम होगी, लैरी लैरी ब्रिलियंट वाली। ही वॉज वेरी हेजिटेंट, लाइक लैरी ब्रिलियंट, व्हेन ही जब वो गए नीम करोली बाबा के पास और पैर छूने के लिए, इस छोटी सी बात के लिए कि पैर छूना है, इसके लिए रेजिस्टेंस था लैरी ब्रिलियंट का, कम से कम 2 से 3 हफ्ते, कि मैं क्यों छू लूं इनके पैर। ओके। और लाइक उस एक काम के लिए नीम करोली बाबा को डिवाइसेस क्रिएट करने पड़े थे कि पैर छुलाने के लिए। ओके। और 2-3 हफ्ते का रेजिस्टेंस था, और डिवाइसेस के थ्रू पैर छुलाए गए थे। तो ये होता है लाइक एक वेस्टर्न बंदे के लिए पैर छूना बहुत बड़ी बात। हम्म, ओके। लेकिन वो जिस दिन छुएगा उस दिन वो पूरा गिर जाएगा, उस दिन खत्म, उस दिन वो आपका हो गया। राइट। स्वामी विमल कीर्ति थे ना, जर्मन जो प्रिंस थे, विमल कीर्ति, हम्म, वो आए, ओशो को देखा और आश्रम के होके ही रह गए, हम्म, वापस ही नहीं गए। और ओशो के गार्ड बने खड़े रहते थे, मैंने देखे, बहुत सुंदर थे यार। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कोई जर्मनी के प्रिंस है, किसी को पता नहीं चलने दिया, किसी को नहीं पता चलने दिया। क्या नहीं बताया? और इतने प्रेमपूर्ण, इतने भावपूर्ण, ओशो ने कहा उन्होंने मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, विमल कीर्ति हम्म, ने, नेवर, इतना सरेंडर था उनका। और एक छोटे से रूम में वो, उनकी पत्नी
और ये बच्ची, रहते थे। तो उन्होंने ओशो में क्या देखा होगा कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जर्मनी का राजमहल छोड़ दिया। वो तो दिखाई देता है महल छोड़ दिया, लेकिन ओशो ने उनमें, जैसे मुझे शक्तिपात हुआ और मुझे ओशो में रामकृष्ण परमहंस वगैरह वो सब दिखाई दिए और सारी वो सृष्टि जैसी घुलती हुई दिखाई दी, तो विमल कीर्ति को क्या ओशो ने दिखाया होगा जो सदा वहीं को झुक गए झुक गए झुक गए। तो झुकने का डिवाइस होता है। तिब्बत में एक गुरु हुए हैं, कोई तिब्बत में गुरु हुए हैं, तो वहां कोई एक मास गए थे, वो डिसाइपल बनने के लिए गए। तो उनके यहाँ ये नियम था कि गुरु दिन में जितनी बार दिखाई दे उतनी बार साष्टांग दंडवत करो। जितनी बार दिखाई दे, सामने पड़ जाए, और गुरु तुम्हारी ओर देखे या न देखे इसका भी सवाल नहीं है, वो एक्सेप्ट करे या न करे इसका भी सवाल नहीं, तुम्हें दंडवत करना है। तो पहले तो बड़ा अजीब लगा, फिर 15-20 दिन बाद झुकने में मजा आने लगा, हल्का हल्का अच्छा लगने लगा। फिर उनको ऐसा लगने लगा धीरे धीरे, जब वो मैच्योर हुए, उनको लगा कि पेड़ों को प्रणाम करो, उगते हुए सूरज को प्रणाम करो, ढलते हुए सूरज को प्रणाम करो, पक्षियों को प्रणाम करो। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ये भी देखना छोड़ दिया कि गुरु सामने है कि नहीं है, जो सामने है उसको प्रणाम करो। यानी उनका हार्ट कितना मतलब सक्रिय हुआ होगा। इसी को कहते हैं दर्शन हो जाना, मतलब हार्ट का इतना विराट हो जाना, कोई बड़ी झलक मिलना, परमात्मा की झलक मिलना। परमात्मा सामने खड़ा हो तो भी आपको दिखाई न दे, और एक कोयल की कुहू कुहू में आपको ऐसा सुनाई दे कि परमात्मा ही बोल रहा है जैसे। Right. I agree with that. Okay. इसमें लाइक आदत है, लाइक ये आदत की बात है। ओशो है, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, ओशो बोलते हैं कि ये पैर छूना वगैरह, झुकना, ये आदत डलवाने के लिए कि कल को परमात्मा भी सामने आ जाए तो तुम झिझक के खड़े मत रहना। क्योंकि अगर आपकी कोई आदत ही नहीं है पैर छूने की, झुकने की किसी के सामने, कल को वो ईश्वर भी सामने खड़ा हो जाएगा, आप वहां से भी मुकर जाओगे। तो उस परमात्मा वहां का झुकने के पैर लिए छूने में, आदत डालनी जरूरी है। हाँ थोड़ा सा तो झुको, हमारा अहंकार झुकता है, हमारी ईगो झुकता है। ईगो झुकाना चाहता है, झुकना नहीं चाहता किसी के सामने। हम्म। तो तुम्हारे पैर छुए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम किसी के पैर छुओ बहुत दिक्कत होती है। राइट। तो डिवाइस है ये। दो एक क्वेश्चन और हैं, जैसे लाइक आपने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, क्या इस संसार में कुछ भी सही है या गलत है? ये, और जब भी हम किसी डायलेमा में हो, जब भी कोई द्वंद चल रहा हो मन में कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कैसे हम सही निर्णय पे पहुंचे? माइंड है ना, ये माइंड, ये क्वेश्चन हम्म। माइंड ही क्रिएट करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत है क्या सही है, ये माइंड का क्वेश्चन है। हम्म। हार्ट को कभी पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत। हार्ट में क्वेश्चन नहीं है, हार्ट जानता ही नहीं है क्वेश्चन क्या है। माइंड को सॉल्यूशन का पता नहीं, और हार्ट को प्रॉब्लम का पता नहीं। दोनों अलग अलग। देखो, आप अपने हार्ट से पूछो कोई प्रॉब्लम है, वो एकदम जाम हो जाता है। प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी को भी गले लगा सकता है। हार्ट को लगता है सब अपने हैं, कोई पराया ही नहीं। हम्म। हार्ट को कोई पराया नहीं लगता, और माइंड को कोई अपना नहीं लगता, अपनों से भी लड़ता है माइंड। तो क्या गलत है क्या सही है, ये आपको अपने अंदर ही देख। ये माइंड कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा, माइंड कभी डिसाइड नहीं करेगा। माइंड हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है। अभी आप सोचोगे मैं ये काम करूं या ये करूं, माइंड आपको हम्म। कहेगा लेफ्ट साइड में जाओ। जैसे ही आप माइंड में लेफ्ट साइड जाने की सोचोगे, राइट माइंड कहेगा पागल हो गए हो, कहाँ जा रहे हो, उधर ये नुकसान है, इधर ये नुकसान है। अरे मैं इधर राइट साइड चलो ना, मैं तुम्हें इतना मजे दूंगा, इधर ज्यादा बेटर है, इधर ज्यादा सुरक्षा है, इधर ज्यादा चांसेस हैं आगे जाने के। फिर आप सोचते हो चलो नहीं यार ठीक है राइट जाते हैं। जैसे आप राइट का डिसाइड करोगे, लेफ्ट माइंड कहेगा पागल हो गए हो, कहाँ जा रहे हो, अरे मेरे साथ चलो। तो माइंड हमेशा आपको ड्यूअलिटी में रखे, कभी आपको डिसीजन नहीं लेने देगा। डिसीजन आपका हमेशा जब भी लेती है सोल लेती है।
सोल डिसीजन लेती है, या आपका हार्ट डिसीजन लेता है। हार्ट इज ऑलवेज राइट। जब भी आपको ऐसा लगे ड्यूअलिटी क्रिएट हो, साइलेंस में चले जाओ और हार्ट से पूछो, हार्ट क्या चाहता है। नाभि से पूछो, नाभि क्या चाहती है। नाभि और डीप है, हार्ट से भी डीप है। लेकिन उसके लिए मेडिटेशन के टाइम पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने को हार्ट से, नाभि से। नाभि आपका बीइंग है, नाभि पे आपकी सोल है, बीइंग है आपका। जैसे ही आप बीइंग से पूछोगे, बीइंग तुरंत कहेगा, वो डुअलिटी में नहीं कहेगा, वो कहेगा ये करो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। वो फिर आपको ये नहीं कहेगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, माइंड कुछ नहीं, वह थॉटलेस है वहाँ। क्योंकि माइंड से आप लेफ्ट जाओगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही जाओगे, कोई गारंटी नहीं। लेफ्ट साइड जाकर भी आपको कष्ट हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हो। और राइट साइड में आप डिसीजन लेकर आप जाओगे तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप राइट साइड में जाकर के आप फेलियर नहीं हो। माइंड हमेशा ड्यूअलिटी में रहता है। हार्ट इज ऑलवेज राइट। हार्ट से पूछो और फिर डिसीजन लो। माइंड में हमेशा ड्यूअलिटी होगी, हार्ट में ड्यूअलिटी नहीं होगी। हार्ट ने सोचा ये करना है मतलब करना है, डन डन। अब लेकिन जो होगा देखा वही जाएगा, फांसी वही लगेगी तो प्रॉब्लम ठीक, होती जहर है। है तो ठीक, अमृत है तो ठीक। राइट, वहीं पे प्रॉब्लम होती है कि हार्ट को फॉलो करने जाए तो माइंड ही बीच में आ जाता है। ओके, हाँ, तो माइंड लाइक को ऐसी सिचुएशन में कैसे लाइक अपन डील कर सकते हैं? इसके लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, माइंड से कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। माइंड तो आप कनेक्टेड ऑलरेडी हो। आपको बचपन से ही ड्यूअलिटी में ही रखा गया है, ये करूं ये करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, हमेशा हम इसी में रहते हैं। हार्ट की ट्रेनिंग नहीं है। हार्ट की ट्रेनिंग के लिए आपको कम्युनिकेट होना पड़ेगा, अस्तित्व से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेचर के पास जाओ, पेड़ों को गले लगाओ, आकाश से जुड़ो, विराट से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। आप नेचर बहुत खूबसूरत जगह है, एकांत में जाओ, नेचर के पास जाओ, आकाश से जुड़ो, म्यूजिक से जुड़ो। म्यूजिक भी ज्यादा गहरा जाता है, शास्त्रीय संगीत से जुड़ो, साइलेंस से जुड़ो, वो आपको हार्ट से जोड़ेंगे। और क्लियर विजन मिलता है, जैसे ही आप अंदर आप डुबकी लगाते हो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखाई देने लगती है। वहाँ माइंड की अप्रोच नहीं है। डीप डाउन जब आप अपने हार्ट के पास जाओगे, साइलेंस में जाओगे, वहाँ माइंड की अप्रोच ही नहीं है। माइंड तो बाहर खड़ा रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है आपको। वहाँ इतना क्लियर कट होता है कि आपको स्पष्ट दिखाई देता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है, करना मतलब करना। माइंड जैसे तो आपने भी टर्मोइल। लाइक, राइट, आपने अभी ओशो को कोट किया था लाइक कि अगर कोई क्राइटेरिया है तो वो है आनंद। ओके, आनंद ही क्राइटेरिया है। जिस काम को करने में आपको आनंद मिल रहा है उस काम को की तरफ जाओ। जिस काम को करने में आपको परेशानियां हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उस काम की तरफ मत जाओ बस। ये इसी तरह से हम गाइड कर सकते हैं अपने आप को हार्ट की तरफ। बिल्कुल, राइट। आप सही हैं या गलत हैं, जहाँ आपको आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मेडिसिन होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, सिर में दर्द है, आपने एक गोली खाई कोई फायदा नहीं हुआ, दो गोली खाई कोई फायदा नहीं हुआ, तीन गोली खाई फायदा नहीं हुआ, आप क्या करते हो, आप डॉक्टर को चेंज कर दोगे। और एक डॉक्टर आपको एक गोली देता है, एक गोली खाते ही आपके हेडेक जो है 100% था 80% हो गया, दूसरी गोली खाई आपका 50% रह गया। यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, हेडेक कम हो रहा है, आपकी पीड़ा कम हो रही है, आपका टर्मोइल माइंड का कम हो रहा है, आपको विजन क्लियर दिखाई दे रहा है। वो राइट ट्रैक पर हो आप। जिस रास्ते पे चलने से पीड़ा कम हो, दर्द कम हो, वो आपका ट्रीटमेंट है। और जिस रास्ते पे पड़ के दर्द और बढ़ जाए, फीवर और बढ़ जाए, 102 टेम्परेचर था, डॉक्टर की दवा खाई 103 हो गया, 104 हो गया, छोड़ो उस डॉक्टर को। हम्म। तो यही क्राइटेरिया है, जिस रास्ते पे चल के आपको सुकून मिले, शांति मिले, टर्मोइल कम हो, वो राइट। राइट हो। आनंद के मार्ग पर चलो आप, जो आनंद है, सुख मिल रहा है, उसको फॉलो करो। ओशो का कोई ऐसा मैसेज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ, हाँ, गोल्डन right, लाइन। हाँ, और हर चीज का आनंद लो स्वामी। हम्म।
कुछ भी छोड़ने का नहीं है। देखो मैं बताऊं आपको, ओशो का मार्ग है, बाकी आप मास्टर के पास जाओगे, कोई ये मत करो, कोई ये मत करो, कोई ये मत करो, कोई ये छोड़ो, कोई ये छोड़ो, स्पेशल चक्रा से रिलेटेड है। ओशो कहते हैं मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक आराम से आओ जाओ, पूरा सेलिब्रेशन है, इंद्रधनुष है आपके पास। सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ये करो वो मत करो, लेकिन अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, जो तुम्हें करना है। कोई बंदिश नहीं है कि आप ये मत करोगे, डांस मत करोगे, आप एकांत में ही रहो, बिल्कुल साइलेंस में ही चले जाओ, अति पे चले जाओ, किसी से बात ही मत करो, अपने में ही डूब जाओ, बिल्कुल अलूफ हो जाओ, मैं स्पेशल हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं कोई बहुत ध्यानी हो गया हूँ, मैं ध्यान पे चलने लगा हूँ। ऐसी कोई चीज को सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं। लाइफ जो आपको देती है, आज का दिन जो आपको दे रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको एंजॉय करो। एक क्वेश्चन है लीव द इससे मैं मिनट। पूछता हूँ। एक होता है, आपने बोला अवेयरनेस से डिसीजन लो, ओके, और एक होता है मैं फियरफुल माइंड से डिसीजन ले रहा हूँ, ओके। दोनों में अंतर कहाँ मालूम पड़ेगा कि मैं, मेरा जो डिसीजन है वो फियरफुल माइंड से आ रहा है या अवेयर माइंड से आ रहा वो पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाता है। अवेयरनेस से अगर आप आएगा तो उसके साथ चीयरफुलनेस साथ आएगी, लिपटी हुई आएगी उसके साथ। जैसे ही है? आप अच्छा। अवेयरनेस से भी लोगे, आपको लगेगा मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ, तो आपका चेहरा खिल जाएगा, आई एम राइट। चेयरफुलनेस साथ आएगी उसके साथ, लिपटी हुई आएगी उसके साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप राइट डायरेक्शन में हो, हम्म। चेयरफुलनेस आएगी, खुशी आएगी, और खुशी को सेलिब्रेट करो। शेयरिंग। ओशो ने एक बात कही, बहुत प्यारी बात है वो। ओशो ने कहा आदमी का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी पीड़ा पता है क्या है? सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा, वो है आदमी शेयरिंग करने आया था, शेयर नहीं कर पा रहा हुआ। हम्म। तुम इस दुनिया में शेयर करने आए। हम्म। तुम किसी आदमी से कहो आओ बैठ के एक कप चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं साथ में, यार प्यार से पिला रहे हैं तुम, क्यों पिला रहे हो मुझे कॉफी, कौन लगते हो तुम मेरे, अभी झगड़ा हो जाएगा। मतलब आप छोटी सी चीज आप शेयर करने आए हैं, जॉय शेयर करने आए हैं, प्रेम शेयर करने आए हैं, गले लगाने आए हैं लोगों को। जो आपके पास ज्ञान है, जो खुशी है, जो आनंद है, आप उसको शेयर करने आए हैं। लेकिन शेयर करने के लिए लोग नहीं मिलते। सबसे हम बड़ी सब पीड़ा क्लोज है हो आदमी चुके का हैं। शेयर करने आया, हाँ, हम सब अपना क्लोज हो जॉय, चुके हैं, अपनी खुशी। मेनली लाइक बिकॉज ऑफ अवर कंडीशनिंग्स, बिकॉज ऑफ अवर लाइक हाँ, सेपरेशंस। कंडीशनिंग। हम सब क्लोज हो चुके हैं कि बस ये एक ग्रुप है, ये 4-5 लोग हैं, इनसे मेरे को बात करनी है, बाकी पूरी दुनिया गई भाड़ में। मुझे कोई मतलब नहीं। ओके, गुरली इन लव, लेकिन यू वांट टू ऐड ओशो ने समथिंग, कहा, आस्क समथिंग? एक सेकंड, ओशो से किसी ने पूछा, आपने कहा ना हमारे 4-5 की कंडीशनिंग है, ग्रुप्स और हम उसी को हम शेयरिंग कर सकते हैं। ओशो किसी ने पूछा आपके पास इतने लोग हैं, कितने लोग एनलाइटन हो गए, कितने लोगों को आप जो समझाना चाहते हैं आपने समझा दिया, कितने लोग आपको समझ गए, कितने लोगों को मिल गया? तो ओशो ने कहा कि मैं जो चीज ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं जो देना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी में अगर एक आदमी को भी वो ट्रांसफर कर पाया तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता हुई। तो आप अपनी शेयरिंग कितने हम्म। लोगों को कर पाते हैं? मैं तो कहूं, जिंदगी में एक भी अगर आपको आपने ट्रांसफर कर दिया किसी को, अपनी खुशी, अपना आनंद, किसी का दुख हर लिया, किसी को आपने मार्गदर्शन कर दिया, किसी को ओशो से जोड़ दिया, किसी को आनंद से जोड़ दिया, तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता है। दूसरों की चिंता ही मत करो। 2 को मिल गया, 4 को मिल गया, 5 को मिल गया, एनफ। ये अपने आप नेचर करेगी, इसको टेंशन नहीं बनाना है कि मुझको सेलिब्रेट करना है, कि मुझको सबको बांटना है, ये हमको टेंशन नहीं बनाना है। जिसको बट जाए ले जाओ, नहीं बटे राइट। तो भी ठीक, बट जाए तो भी ठीक। किसी को जबरदस्ती में नहीं बांटना है, किसी को कोई लेना ही नहीं हम्म। चाह रहा है, हम उसको जबरदस्ती बांट रहे हैं, नो, वेट, जैसे इंतजार ओशो करो। बोलते हैं एक जगह पे, लाइक जबरदस्ती आप किसी को स्वर्ग में भी नहीं डाल सकते, वो स्वर्ग भी नरक हो जाएगा उसके लिए। बिल्कुल, इसलिए दूसरे की फ्रीडम है, कोई लेना चाहता है उसको दो।
कोई नहीं लेना चाहता है उसको जबरदस्ती नहीं लेना, उसका समय आएगा। संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है, कभी किसी को नहीं मिला, उसको दुख भोगने दो, संसार के कष्ट भोगने दो, वहां से वो उबेगा, वो आएगा इधर ही, जाएगा कहीं नहीं। वो सारे संसार के भोगों में डूब करके भी उसको वहां, कहते हैं ना, रेत में तेल नहीं है, किसी को नहीं मिला, रेत से तेल नहीं निकलता। तो संसार के सुखों में आश्वासन मिलता है कि मिलेगा मिलेगा, कल मिलेगा, इस आदमी से नहीं मिला, उस आदमी से मिलेगा, कोई नए फ्रेंड से मिलेगा, लेकिन कभी नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मिलता अपने पास ही आकर के, मेडिटेशन से, स्वयं से जुड़ के, विराट से जुड़ के, ध्यान से, भक्ति से, अपने पास आकर के ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है। दूसरे से टेम्परेरी है, हम उसको निमित्त मान लेते हैं, फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। यार कल उसने मजा दिया था, आज फिर वो मजा देगा, आज वो मजा नहीं देगा। वो कल हो सकता है किसी ने शराब पिलाई हो, आज वो पानी पिलाने को भी तैयार नहीं है। हम एडिक्ट हो जाते हैं लोगों राइट। के। जिंदगी बदलती रहती है, फ्लो है, लाइफ फ्लो है। कल जिस आदमी ने प्यार दिया था, जरूरी नहीं है आज भी वो प्यार देगा, और प्यार की हम डिमांड नहीं कर सकते हम किसी से। What has Kabir San learned about relationship with Osho teachings? Just a second. Gurleen has a question. Gurleen का question ले लेते हैं. अच्छा गुरलीन, जी सर, मैंने पूछना था कि आपने कौन सी चीजें सीखी हैं ओशो से रिलेशनशिप बारे, पार्टनरशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप और किसी को डेट करना, ऐसे भी सिनेरियोज। कुछ कुछ पीसेस ऑफ विजडम आप शेयर कीजिए। रिलेशनशिप, जी पार्टनरशिप, जी, Right. पार्टनरशिप, हाँ। Romantic relation, love romance and all. Okay. What was his अभी message around? हाँ, ये रोमांस और पार्टनरशिप, लव फेयर्स और ये ब्रेकअप और ब्रेकअप, ये सब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, माइंड में हमेशा रखिए, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जब हम टेम्परेरी लोगों से परमानेंट सुख की आशा करते हैं तो हम दुखी होते हैं। आज कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है, आपके साथ रहना उसको अच्छा लग रहा है, घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, कल उसको अगर नहीं लगेगा वो विड्रॉ कर लेगा, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यार कल तक तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, 1 महीने मेरे साथ रहा, ये रहा वो रहा। वो कभी भी जा सकता है, वो हवा का झोंका है। और हर आदमी अपने आनंद के लिए ही आपको यूज कर रहा है, वो आपके साथ इसलिए नहीं है कि वो आपके साथ है, उसको आपके साथ आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए वो आपके साथ है। वो अपने कारण आपके साथ है, आपके कारण आपके साथ नहीं है। हम समझते हैं वो हमारे कारण हमारे साथ, जबकि वो एक्चुअली अपने कारण आपके साथ है। उसको आपकी कंपनी अच्छी लग रही है, इसलिए वो आपके साथ है। तो एक तो माइंड में ये है कि हमेशा वर्तमान में जिए। जो आदमी आज आनंद दे रहा है, जिसकी कंपनी आज अच्छी लग रही है, दैट्स ऑल। आज का दिन अच्छा है, उसको एंजॉय करो, 100% उसको एंजॉय करो। कल पे छोड़ो ही मत कि कल वो फिर एंजॉय मिलेगा, रिपीट होगा कि नहीं होगा। जिंदगी में कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कभी रिपीट नहीं होता है। एक ही व्यक्ति के साथ भी आप रिपीट नहीं कर सकते। कभी किसी का मूड कुछ है, कभी किसी का मूड कुछ है, कभी बहुत खुश है, कभी उदास है वो। अब कोई व्यक्ति हमारा फ्रेंड है, दोस्त है, उदास है, हम क्या कर सकते हैं? हम चाह रहे हैं कल की तरह मिले हमसे, वो उदास है, नहीं मिल सकता। तो हम डिपेंड नहीं हो किसी के ऊपर। मैं तो बोलता हूँ, किसी के साथ मेकअप हो तो गुलाब जामुन बांटो, और ब्रेकअप हो तो काजू कतली बांटो, सेलिब्रेट करो। I तो will remember ओशो these two sweets very fondly. हाँ, थैंक्स। तुमने जितना सुख दिया, जितना आनंद दिया मुझको, जितनी कंपनी दी, उसके लिए लॉट ऑफ थैंक्स टू। और Well, गुलदस्ता दो उसको, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड if होना नो चाहिए। कंप्लेंट। जी इसमें like एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा या पूछना चाहूंगा, if lovers are also meditative, okay, दो लवर हैं and they are also like वो बहुत रेगुलर है मेडिटेशन में और स्पिरिचुअल पाथ में, तो क्या क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है लव रिलेशनशिप की? स्वामी जी, अगर आप डीप लव फेयर में हो
तो एक तो फिजिकल मीटिंग की जरूरत कम से कम महसूस होती है, नेग्लेक्टेबल हो जाती है। हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, न राइट होकर भी आपके कम्युनिकेशन में रहते हैं, आपके अंदर एक अंतर्धारा बहती रहती है प्रेम की, कम्युनिकेशन की। वो कोई आदमी हजारों किलोमीटर दूर होकर भी बिल्कुल आपके पास हो सकता है, एग्री और कोई आदमी आपके पास रहकर भी हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। एग्री साथ एक बेड पे रह के भी कोई आदमी मीलों फासले पे हो सकता है, और कोई आदमी मीलों दूर रह के भी आपके दिल में धड़क सकता है, आपको लगता है मेरे पास ही है, बिल्कुल आप उसकी एनर्जी में डूबे रहते हो, उसकी प्रेजेंस फील होती है आपको उसकी। तो एक तो डिपेंडेबल वाला जो प्रेम होता है ना, चाहे फिजिकल डिपेंडेंसी हो या मेंटल डिपेंडेंसी हो, उसकी लिमिटेशंस है। फिजिकल आप किसी के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, मेंटली भी किसी के साथ आप ज्यादा मतलब नहीं रह सकते, अनलिमिटेड नहीं रह सकते। लेकिन सोल लेवल पर आप किसी के साथ अनलिमिटेड टाइम रह सकते हैं, कभी उसका अभाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी एस्ट्रल जो है ना वो कम्युनिकेशन, वो बियॉन्ड बॉडी और बियॉन्ड माइंड है आपका वो कम्युनिकेशन, बस वो कहीं है। तो लाइक जो अपन ये कह सकते हैं कि अगर दो लवर्स अगर रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो उनकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत इंक्रीज हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल डिवाइन होगी, मिलने की जरूरत भी नहीं है, मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिल, लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो दुखी नहीं होंगे, अभाव नहीं राइट महसूस होगा। तो वो रिचनेस है, वो सेल्फ है। आप इतने सेल्फ मतलब वो फुलफिलमेंट होते हो, उस प्रेम से फुलफिल्ड होते हो कि आपको किसी की फिजिकल की या मेंटल की कि बार बार बात करने की जरूरत पड़े नहीं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एक लाइव कम्युनिकेशन में आप रहते हो, वो कितनी ही दूर हो आपसे। और ये एग्जिस्टेंशियल है, जैसे हम ओशो के, अब ओशो बॉडी में नहीं है, लेकिन हम ओशो के कम्युनिकेशन, आप भी हो, और ये गोल्डन भी है ओशो के कम्युनिकेशन। आपको खुद राइट को पता चलता है कि कोई मेरे कांधे पे किसी का हाथ है, कोई मेरे साथ है। तो ये जो हार्ट को जो ट्रस्ट है ना, कोई मेरे साथ है, ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और बहुत बड़ा फुलफिलमेंट है। आप अपने आप को रिच फील करते हो, रियल रिचनेस उसको कहना चाहिए ना, प्रेम की। वरना अगर आप केवल फिजिकल हो तो आपको फिजिकल अभाव महसूस होगा, कब मिले कब मिले कब मिले। या मेंटल है तो कब उससे बार बार बात करें, कब मेंटल करें वो। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल या डीप रिलेशनशिप में होते हो तो आप एक आपके वाइब्रेशंस आते जाते रहते हैं। वो कहते हैं अजपा जाप चलता रहता है अंदर, आपके अंदर एक अजपा जाप चलता रहता है प्रेम का। राइट बात कर लो तो ठीक, ना करे तो ठीक, और जो हो रहा है ठीक है, ऑल इज ब्यूटीफुल, ऑल इज गुड। गुरलीन लव मेरा एक कुछ पूछना। कोट था, मेरा एक, मैंने 21 डेज का साइलेंस किया महसाणा में। लास्ट दिन मुझको लगा वो एक कोट है छोटा, मेरे अंदर से आया, ऑल इज ब्यूटीफुल, ऑल इज गुड, ऑल इज ओके एज इट शुड। सब ठीक है, सब सुंदर है, और जीवन जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही है, बिल्कुल वैसा राइट ही है, ऐसा ही होना चाहिए। राइट ये ग्रेट सरेंडर है, अस्तित्व के प्रति आपका सरेंडर, ठीक है, सब सुंदर है, सब शुभ है, सब मंगल एग्री है। आई एम ओके, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, जो मुझे परमात्मा दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, यही देना चाहिए। जब ऐसी एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो रिचनेस आ जाती है अपनी लाइफ में। ओके। और कौन कबीर करते हैं सर सर? एक सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ आप बोलिए। मैं पूछ रहा था लाइक एक और सेशन हम लाइक सोच रहे थे आपके वर्क से रिलेटेड। वो ये तो जैसे अपना पूरा ओशो से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हाँ सेशन होगा। हम एक और सेशन सोच रहे थे आपके रेकी हीलिंग के वर्क के हाँ, और जो वो आपका हीलिंग के बारे में। राइटिंग का वर्क है उससे रिलेटेड। ओके तो ठीक है, मैं आपसे आपको कांटेक्ट करूंगा जब भी आपकी अवेलेबिलिटी हो आप बताना तो हाँ हम एक नेक्स्ट वीक अपन देख लेंगे, जब भी आपको सब लोग कंफर्टेबल हो अपन राइट नेक्स्ट वीक कर लेंगे जब आप।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। और साथ में कौन गुरलीन, है अपने? गुरलीन, दूसरे कौन है गुरलीन गुरलीन के है साथ? और लव है। लव, सर, कबीर नमस्ते। सर बात करना चाह रहे हैं। नमस्ते कबीर जी। अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी कहानी सुन के। काफी डीप थॉट्स में हूं मैं अभी। तो कोई सवाल तो नहीं है, बट काफी अच्छा महसूस हो रहा है अभी। ये वेरी गुड, वेरी सौभाग्य गुड। है कि आपसे बात करने का, आपकी बात सुनने का अवसर मिला। शुक्रिया, धन्यवाद। ये एग्जिस्टेंशियल मीटिंग है ये, हमने नहीं की है, हाँ, अस्तित्व ने क्रिएट की है मीटिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जी खूब बिल्कुल। ब्लेसिंग्स ओशो के, ओशो से ये जुड़े रहिए। ये मीटिंग ज्वाइन करने से पहले मेरे को सपना आया कि मैं मीटिंग ज्वाइन कर ली और मेरा पूरा दिन बीत गया। तो फिर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा 5 बजे है। तो फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन की। तो या ये ये एग्जिस्टेंशियल कुदरत की तरफ से। मीटिंग है। हाँ जी। जी। राइट। ये जो आज अपन ने बात करी, मैं अभी दोपहर में एक बुक पढ़ रहा था ओशो की। मैं आई विल सेंड दैट पोर्शन टू एवरीवन हियर। कि वो, द क्वेश्चन वाज हाउ नॉट टू मिस यू। ओके, the someone asked and we talked about that thing only, कि ओशो ने जवाब दिया कि तुम समझ गए मतलब मिस कर गए। okay, so हाँ, that question was this is the thing we were discussing कि उनकी प्रेजेंस हमेशा है। मैंने वो कोटेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन आपने वही वही चीज इस सेशन में बोली। ओके, तो ये भी कनेक्ट करता है कि ओशो की प्रेजेंस हमेशा है उनके ओशो वेरी डिसाइपल्स गुड। के साथ। ओशो अपने सारे सन्यासियों को 100% अवेलेबल है। हम अपनी हम्म, ओर से कभी कभी 10% अवेलेबल होते हैं, कभी 20% हम अवेलेबल होते हैं, कभी 50% अवेलेबल होते हैं। ओशो हमको 100% अवेलेबल। हम्म। जब से मैंने संन्यास लिया 2-3 बार ऐसा हुआ जब मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। ओके, लेकिन हर बार यानी बाल बाल बचने वाली बात होती है कि निकल गया, एस्केप हो गया। और मिरेकल, मुझे मिरेकल। समझ में नहीं आया हुआ कैसे। तो आई लेफ्ट ऑन मास्टर। ओके फाइन, लेट हिम वर्क। ओशो का हर सन्यासी ओशो की निगाह में है। अब ये मिरेकल कैसे होता है ये बियॉन्ड माइंड है। लाखों सन्यासी है, ओशो अपने हर सन्यासी का कैसे ख्याल रखते होंगे। अब गुरलीन तो अपने कमरे में बैठी है, आप कहीं बैठे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अब एक साथ कैसे ध्यान रखते हैं, गुरलीन का भी और स्वामी जी का भी और मेरा भी और लाखों सन्यासियों का कैसे ध्यान रखते होंगे। लेकिन कोई सुपर, कोई मतलब कंप्यूटर है, पता नहीं कोई सुपर नॉलेज है कि वहां उनको सब पता चलता है, वाइब्रेशन है क्या है, ये उनकी माया वो जाने, अपन दिमाग नहीं लगाते। लेकिन ये राइट। पक्का है कि ओशो को अपने हर सन्यासी की खबर है। उन्होंने बोला भी है, मेरे एक एक सन्यासी के अंदर क्या चल रहा है मुझे पल पल की खबर है। ये ओशो ने बोला है। चलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तुम कहाँ हो, ओशो को सब पता है। ये ट्रस्ट जो हमारा है ना, ये हमको फ्री कर देता है, हमारी माइंड के टेंशन से हमें रिलीज कर देता है कि हमसे गलती हो सकती है, मास्टर है ना, वो हमें गिरने नहीं देंगे, गिरने। वो हमें डूबने नहीं देंगे। ये ट्रस्ट आपका जो है आपके साथ काम करेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेशन। ज्यादा टाइम ले लिया आपका, लेकिन बातें इतनी लंबी निकल जाती हैं, कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो ओके, फिर नेक्स्ट। हम एक और सेशन प्लान करते हैं और आपको कांटेक्ट करते हैं। और उसमें स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग नॉर्मली क्या ये एनर्जी हीलिंग के साथ ये है कि क्वेश्चन मेन होता है ट्रस्ट का, कि एनर्जी हीलिंग कैसे हील कर देगी इस किसी को। ओके, जब दवाइयां खा के काम नहीं हो रहा है, जब डॉक्टर सामने खड़ा हुआ है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो कोई बंदा दूर से एनर्जी भेज के कैसे हील कर सकता है। तो ये मैं, आप कैसे कन्विंस करोगे? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा। ओके, तो हाँ, हम कैसे उनको समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी एक डिफिकल्टी हुई है लोगों को समझाने में। जब भी मैंने लोगों को रेफर किया आपको, ये पहला क्वेश्चन आता है कि एनर्जी हीलिंग कैसे कैसे हेल्प करेगी।
ओके, तो इस पॉइंट पे लाइक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एनर्जी हीलिंग। ओके, स्वामी जी, एनर्जी हीलिंग एक कॉस्मिक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में। अब जैसे कि इफेक्ट कैसे होता है, सूर्य वहां पर है, करोड़ों मील दूर सूरज है, बादल कितनी दूर होते हैं, और सूरज पे कोई विस्फोट होता है तो धरती के ऊपर कितना असर पड़ता है, कितने लोगों के माइंडसेट बदल जाते हैं, कितने बीमार हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। करोड़ों मील दूर मंगल ग्रह कहीं पर है, दूर है कहीं आकाश में, तो कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है और पूरा जीवन प्रभावित होता है उससे। दूर बैठे हुए मनुष्य प्रभावित होते हैं, पशु पक्षी प्रभावित होते हैं, चंद्र ग्रहण पे देखो कितने प्रभावित होते हैं पक्षी। कुत्ते चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं है ग्रहण पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। तो पूरा कॉस्मिक एक नेटवर्क है पूरा ब्रह्मांड का एक। कहीं पर भी कोई घटना घटेगी, यहाँ आपको फर्क, आपके पैर में कांटा लगता है, आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं, क्या लेना देना, आंख कहाँ कितनी दूर है, पैर कहाँ कितनी दूर है, पैर में कांटा चुभा है, आंख में आंसू आ जाते हैं, हाथ दौड़ करके वहां पहुंचता है, कांटा निकालता है। ऐसी पूरी एक कॉस्मिक बॉडी है, पूरी ब्रह्मांड एक कॉस्मिक बॉडी है जो हमारी बॉडी। तो कहाँ क्या होता है, ये बहुत मतलब बियॉन्ड माइंड है ये, लेकिन होता है। कोई कहता है कि हम ट्रस्ट नहीं करते, आप एक सेशन लो, आप ट्रस्ट मत करो, लेकिन सेशन लो, एक्सपेरिमेंट करो। यहाँ से मीलों दूर बैठा हुआ आदमी रिलैक्स में चला जाता है, नींद में चला जाता है, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। हम भी इसको माइंड से नहीं करते हैं, रेकी नो माइंड से करते हैं, मास्टर्स करते हैं रेकी। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम सोचने का हम दिमाग ही नहीं लगाते, नो माइंड, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट हमारे लिए मेन है। अब उसी वो कैसे कोटेशन पे होता है तो वापस मैं आते तो हैं लाइक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन उसी कोटेशन पे वापस आते हैं, आग्रह नहीं निवेदन है। ये एक अगली बार बार ट्राई करके देखो। बिल्कुल। ओके, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडेस सेशन। Thank you, sir. थैंक यू कबीर जी। ओके प्रभु, ओके, थैंक्स।